आपदा को परिभाषित कीजिए, आपदा के प्रकार और आपदा के प्रबंध को संक्षेप में समझाइए। ये भी प्रश्न फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। आपदा क्या होता है? आपदा 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 का अर्थ है अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक भौतिक क्षति होते हैं। यह एक प्रतिकूल स्थिति है जो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, मतलब एक अपोजिट, एक गड़बड़ स्थिति है जो मानवीय भौतिक पर्यावरण व्यवस्था को व्यापक तौर पर प्रभावित करता है और क्षति पहुंचाता है, जिसमें बड़े पैमाने पर माल जाल का जो है हानि भी होता है। समझ गए? तो देखिए, आपदा आपदा आपको बता के नहीं आएगा, चाहे वो मानव निर्मित हो चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो। मानव निर्मित होगा जैसे बम ब्लास्ट कर देना, आग लगा देना, ठीक है। तो कोई व्यक्ति एक कह के नहीं आपको बम ब्लास्ट करता है, या कोई व्यक्ति जो है आपको कह के आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, या कह के जो है वह फायर नहीं करेगा। तो मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, प्रकृति तो भाई कहेगा ही नहीं। वो तो जब मानव आपको नहीं कहेगा आपको हानि पहुंचाने के लिए, तो प्रकृति थोड़ी ना कह पाएगा। तो ऐसा आपदा का अर्थ होता है कि अचानक, ठीक है, अचानक से होने वाली ऐसी विध्वंसकारी घटना जिससे बड़े पैमाने पर जाल माल की हानि होती है, जिससे क्षति पहुंचती है, जिससे प्रतिकूल स्थिति में मानवीय भौतिक पर्यावरण व्यवस्था को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है, वही आपदा होता है। आपदा अचानक से होने वाली घटना को ही आपदा कहते हैं, जो मानव निर्मित भी हो सकता है, जो प्रकृति भी हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर जाल माल की और पूरे व्यवस्था को जो है विध्वंस कर सकता है, क्षति पहुंचाने वाला जो घटना है वही आपदा कहलाता है। तो आपदा के बारे में समझ गए। चलिए, ये है। अब यहाँ पे देखिए, मानवीय के मतलब व्यक्ति को क्षति पहुंचाएगा, भौतिक मतलब जो व्यक्ति को घर हो गया, ठीक है, घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, सामान हो गया व्यक्ति से जुड़े हुए, तो भौतिक चीज़ें हो गया। पर्यावरण का मतलब जैसे पर्यावरण, जैसे पेड़ पौधे, सबको क्षति पहुंचा देता है आपदा आने पर, ठीक है। इसके माल जाल की हानि होती है, समझ गए, सब प्रभावित होता है आपदा में। तो यही चीज़ें हैं, समझ गए। पर्यावरणीय समस्या प्राकृतिक आपदा हो सकती है या निर्मित या मानव निर्मित क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न हो सकती है। यानी ये जो आपके मतलब आपदा हो सकता है, ये आपदा प्रकृति भी हो सकता है या मानव निर्मित भी हो सकता है। आपदा हमेशा बड़े पैमाने पर जाल माल की तबाही का कारण होता है व इनसे उबरने हेतु स्थानीय व वैश्विक स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम सभी नर्स को नर्सिंग में भी आपदा के बारे में पढ़ना होता है कि हमारे आसपास अगर आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूस्खलन आ जाए, ठीक है, कुछ भी आपदा आ जाए तो उसमें लोगों के लिए हम कैसे राहत बन के लोगों को मदद करेंगे। इसीलिए नर्स को भी आपदा जानना चाहिए और आपदा में क्या होता है, आपदा में कैसे मदद करनी चाहिए। तो इसीलिए नर्स के आपदा बहुत महत्वपूर्ण है और पूछता भी है, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में। तो ये चीज़ें को समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आपदा के लिए आप लोग समझ लीजिए, आपदा में ट्रिएग होता है, ठीक है, ट्राई एज, ठीक है, ये याद रखिए, ट्राई एज, ठीक है, ट्राई एज, समझ गए। ट्राई एज आपदा के समय प्राथमिक देखभाल के लिए विकसित नियमों का समूह है। अब आपसे पूछ देगा कि, तो आपको ये समझना है कि जो आपदा है, ये आपदा को जो है ट्रिएक, एक आपदा का एक नियम विकसित किया गया देखभाल करने के लिए। इसमें पीड़ित के देखभाल गंभीरता के आधार पर जो है किया जाता है, दिए गए रंगों के आधार पर किया जाता है। अब ये जो देखिए, अब जैसे आपदा मानिए, तो आपदा में बहुत सारे लोग चपेट में आता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग को कितना का पैर टूट गया, कितना का जो है हाथ कट गया, कितना का जो है सर फट गया, कितना का जो है ये जल गया, ठीक है, कितना बिल्कुल गंभीर हो जाता है, कितना मरने के पोजीशन में रहता है। तो ये ट्रियाक बताता ये है कि जो जितना गंभीर होगा उस गंभीरता के आधार पर पहले देखभाल जो है उसे निश्चित किया जाएगा। मतलब जो सबसे ज़्यादा गंभीर होगा पहले जो है उसको जो है प्राथमिकता के आधार पर उसे देखभाल दिया जाएगा, और उसके लिए ट्रियाग एक नियम विकसित किया गया जिसे ट्रियाग कहते हैं, जो गंभीरता के अनुसार जो है रंग प्रदान करके देखभाल किया जाता है। अब ये ट्रियाग कौन कौन से रंग बताता है, तो देख लीजिए। हरा रंग यहाँ पे बताता है कि जो व्यक्ति चलने फिरने में सक्षम हो, ठीक है। हरा रंग ऐसे बताता है ट्रिएग में हरा रंग सूचित करता है कि जो व्यक्ति पीड़ित तो है बट वह चलने फिरने में सक्षम है, तो ये हरा रंग बताता है। लाल रंग बताता है कि जीवित रहने की सर्वाधिक संभावना वाले व्यक्ति। अब लाल रंग ट्रिएग में वैसे व्यक्तियों को निश्चित करता है, बताता है कि जो व्यक्ति में जीने की संभावना सबसे सर्वाधिक है, तो वैसे को निश्चित किया जाता है। पीला रंग गंभीर रूप से चोटिल परंतु जीवन को खतरा नहीं, और पीला रंग बताता है कि व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल तो है बट उसके जीवन को खतरा नहीं है उतना, समझ गए, तो ये पीला रंग है। काला रंग बताता है कि मृत व्यक्ति या मरणासन व्यक्ति। काला रंग बताता है कि व्यक्ति आपदा के कारण मर चुका है या मरने के बिल्कुल निकट आ चुका है। तो यही जो है आपको कलर याद रखना पड़ेगा, हरा लाल पीला काला, हरा लाल पीला काला। हरा व्यक्ति चलने फिरने में सक्षम हो लेकिन पीड़ित है। लाल रंग बताता है कि जीवित रहने की सबसे ज्यादा संभावना वाले पीड़ित व्यक्ति। पीड़ित तो सब है, आपदा से तो सब पीड़ित ही होगा, लेकिन कौन किस प्रकार के पीड़ित है ये बताता है ये कलर। पीला रंग बताता है कि व्यक्ति काफी ज्यादा चोटिल है परंतु जीवन का खतरा नहीं है। काला रंग बताता है कि व्यक्ति मरने के निकट है या मर चुका है, समझ गए। तो ये जो है ट्रिएग नियम स्पष्ट करता है। ओके,
अब इसका वर्गीकरण कैसे होगा? तो आपदा के कारणों के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। वर्गीकरण जो किया गया है आपदा को, एक नेचुरल प्राकृतिक आपदा, एक मैन डिजास्टर मैन मेड यानी मानव निर्मित। तो ये 2 प्रकार का नॉर्मली याद रखिएगा। नेचुरल डिजास्टर में होता है बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना, बवंडर। तो ये नेचुरल डिजास्टर जो होता है प्राकृतिक आपदा, यह बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी फटना, बवंडर, ये सब नेचुरल आपदा है। ठीक है। मैन डिजास्टर आपदा का मतलब है युद्ध हुआ, दंगे होना, पुल ढह जाना, आतंकवादी आक्रमण, जैविक युद्ध, ठीक है, रासायनिक युद्ध, आगजनी, भगदड़ मचना, परमाणु आपदा, न्यूक्लियर रिसाव, ये सब मैन मेड डिजास्टर है, यानी मानव निर्मित है, मानव के द्वारा किया गया आपदा है। तो ये मानव निर्मित, ये नेचुरल डिजास्टर, दोनों के वर्गीकरण पूछेगा, बता दीजिएगा। ठीक है। अब इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछता है कि आपदा प्रबंधन में नर्स की भूमिका बताएं। देखिए, अब नर्स की जो भूमिका है या आपको सिंगल 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, समझ गए, या फिर लॉन्ग में पूछेगा तो यह क्वेश्चन ज्वाइंट में रहेगा। ओके, चलिए देख लीजिए कैसे। आपदा प्रबंध में नर्स की भूमिका क्या क्या है, चलिए। रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, देख लीजिए। नर्स को आपदा प्रबंधन हेतु व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक दोनों ही प्रकार से तैयारी होना चाहिए। नर्स किसी भी आपदा के निपटने के लिए, प्रबंधन के लिए नर्स को खुद यानी व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों ही प्रकार से तैयार होना चाहिए। ठीक है, कि कब क्या चीज़ का जरूरत पड़ जाए पता नहीं, तो इसके लिए खुद को और उसके जो प्रोफेशन है नर्सिंग का, उस दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए नर्स को आपदा प्रबंधन हेतु। तो इसीलिए देखते होइएगा कि आपदा प्रबंधन में भी जो है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, उसमें भी नर्स की बहाली की जाती है, ताकि नर्स जो है आपदा में लोगों को मदद कर सके। ठीक है, ये हो गया। इस हेतु नर्स को डिजास्टर मैनेजमेंट का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए देखते होइएगा कि जितने भी नर्सिंग कोर्सेज सब में डिजास्टर मैनेजमेंट नर्स के लिए एक चैप्टर दिया गया है, जहां पे पढ़ा जाता है कि होता क्या है, बेसिक चीज़ें जाना जाता है। तो एक नर्स के डिजास्टर मैनेजमेंट को विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहिए। उसे आपातकालीन परिस्थिति एवं आपदा के दौरान निम्न कार्य करनी चाहिए। अब ये आपदा क्या है? आपदा एक आपातकालीन इमरजेंसी कंडीशन है, जो अचानक से आता है, जो चीज़ें अचानक आ जाए वह आपातकालीन ही होता है। तो आपातकालीन परिस्थिति या आपदा दोनों में इस दौरान निम्न कार्य करनी चाहिए नर्स को, यानी नर्स को क्या क्या भूमिका निभाना चाहिए, देख लीजिए। परिजनों एवं समुदाय के मीटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे ही कोई डिजास्टर लगे कि बाढ़ आने वाला है, अकाल होने वाला है, कोई ज़्यादा क्षति होने वाला है, तो आसपास के समुदाय में परिजनों के साथ मिलकर व्यवस्था करनी चाहिए आपदा से निपटने का। ठीक है, ये पहला पॉइंट। बचाव के उपाय खोजना, नर्स को ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो आपदा है या जो आपदा आने वाला है उसका बचाव कैसे किया जाए, इसके लिए उपाय खोजना नर्स की ये काम है। घरों में आपदा बचाव हेतु सुरक्षित उपाय समझाना, नर्स का ये भूमिका है कि वह लोगों में, वह समुदाय में, घरों में रहे तो आपदा से बचाव हेतु कैसे सुरक्षित रखे अपने आप को, उसके लिए उपाय लोगों को समझाना, क्योंकि नर्स एक प्रशिक्षित है। ठीक है। आपदा के दौरान निम्न की सप्लाई में मदद करनी चाहिए। अब आपदा के दौरान नर्स को निम्न चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपदा के समय और भी चीज़ों का डिमांड होता है, तो नर्स को निम्न सप्लाइयों में भी मदद करनी चाहिए, जैसे भोजन सप्लाई, पानी सप्लाई, कपड़ों की सप्लाई, कंबलों की सप्लाई, प्राथमिक उपचार बॉक्स, इस सब का जो है आपको सप्लाई करना चाहिए एज ए नर्स। अब एज ए नर्स अब नहीं, अब ऐसा नहीं है कि आप नर्स है तो आप उनको भूखे छोड़ दीजिएगा, पानी नहीं दीजिएगा, कपड़ा नहीं दीजिएगा, आप व्यवस्था तो करवा सकते हैं ना। तो नर्स को इन सब में भी भूमिका निभानी चाहिए कि भोजन सप्लाई करवाएं, पानी सप्लाई करवाएं, कपड़ों की सप्लाई करवाएं, कंबलों की सप्लाई करवाए, प्राथमिक उपचार जो है वो दें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी जो है आपदा के दौरान मदद करनी चाहिए। आगे है फ्लैश लाइट एवं बैटरी, नर्स को जो है ये चाहिए कि आपदा के दौरान इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो फ्लैश लाइट और बैटरीज का इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, औषधि का वितरण करवाएं, बहुत सारे जो लोग होंगे जिनको ज़रूरत होगा कुछ दवाइयाँ का, तो उनको दवाइयाँ का भी वितरण करवाएं। ठीक है। सैनिटेशन सप्लाई, सैनिटेशन सप्लाई का मतलब होता है कि जैसे आसपास गंदगी है, चूँकि आपदा में बहुत सारे चीज टूट फूट कर इधर उधर बिखरते हैं, पानी अगर बाढ़ है तो बहुत ज़्यादा इधर उधर पानी लग जाते हैं, तो इस कारण से जो है सैनिटेशन करवाना चाहिए, जैसे DDT पाउडर हो गया, इस सब का छिड़काव करवाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब नर्स को चाहिए कि ये सब उपलब्ध करवाएं। ठीक है। आगे है कि नर्स को महामारी की आशंका को देखते हुए सभी स्वास्थ्य देखभाल संबंधित वस्तुएं तैयार रखना चाहिए। उदाहरण, अब नर्स को आवश्यक जरूरी सामान तो ऊपर देख ही लिए कि वो सबका भी जो है सप्लाई करवाना चाहिए, बट नर्स का जो अपना काम है महामारी के समय, आपदा के समय, इमरजेंसी कंडीशन में नर्स को खुद को तैयार रखने के साथ साथ वह स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित चीज़ों वस्तुओं को भी जो है तैयार रखना चाहिए, ताकि जैसे ही जरूरत पड़ जाए लोगों को इमीडिएट केयर दिया जाए, जीवन बचाया जाए। तो उसके लिए स्टेटोस्कोप रखना चाहिए, BP उपकरण रखना चाहिए, समझ गए, इमरजेंसी ड्रग रखना चाहिए, टीकाकरण रखना चाहिए और ऑक्सीजन सप्लाई करवाना चाहिए, ताकि लोगों जो जीने वाले लोग हैं उन लोगों का जीवन बचाया जाए आपदा के समय इन सब चीज़ों को रखकर। ठीक है।
ये हो गया। अब चाहे तो हम आप और सारे चीज़ लिख सकते हैं। नर्स को क्या चाहिए, तो नर्स को चाहिए कि वह जो है आस-पास नर्स को चाहिए कि वह एक अच्छे कैंप लगाकर लोगों को ट्रीटमेंट दे, ठीक है? नर्स को चाहिए कि वह रिहैबिलिटेशन में भी भूमिका निभाए। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि पुनर्वास में भूमिका निभाए, मतलब जो फँसे हुए लोग हैं उनको निकाल कर उनको जो है अलग जगह पर शिफ्ट करवाने के लिए, इनके लिए भी नर्स को काम करना चाहिए। तो आप एज़ ए नर्स एक प्राकृतिक आपदा घटित हो चुका है या होने की आशंका है, तो उस लिए अपने आप को और लोगों के लिए क्या आप कर सकते हैं, भूमिका निभा सकते हैं, यह कॉमन चीज़ है जिसको आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आपको इसको और ज़्यादा आप खुद से भी डिटेल से इसको लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं था, ठीक है ना? एज ए नर्स भूमिका लिखना था, पहले भी पढ़ा चुके हैं, अभी भी पढ़ा चुके हैं। आपको पहले का अच्छा लगा तो पहले वाला लिखिए, अभी को अच्छा लग रहा है तो अभी वाला लिखिए। आगे प्रश्न आया है, वह है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अपने आप में फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी महत्व आते हैं। पहला प्रश्न है, संप्रेषण होता क्या है? संप्रेषण के महत्व, इंपॉर्टेंस और उद्देश्य यानी पर्पज को बताना है। ओके, चलिए संप्रेषण होता क्या है? सबसे पहले देखिए संप्रेषण होता क्या है, इस चीज को समझिए। संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार या किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने वाला द्वारा भेजना तथा प्राप्त करने वाला द्वारा प्राप्त करना। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान करना। जैसे हम वीडियो के माध्यम से आपके पास पढ़ाई लेकर आ रहे हैं या फिर कोई सूचना भी लेकर आते हैं, नोटिस भी लेकर आते हैं, जो आप वीडियो के माध्यम से देखकर सूचना को प्राप्त करते हैं। तो हमारे आपके बीच में क्या है, एक प्रकार से कम्युनिकेशन चलता है कि हम जो चीज़ बताना चाहते हैं, चाहे कोई अपडेट आए, कोई नोटिस आए, तो उसको हम जो है वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच यूट्यूब के माध्यम से सूचना बताते हैं। आप देखकर आप जानकारी लेते हैं, आपको जानकारी होता है, ठीक है? तो आप प्राप्त करने वाला हो गए, हम भेजने वाले हो गए, संदेशवाहक हो गए, ठीक है? तो ये इन दोनों के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है, यही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? जिसमें कोई विचार भी हो सकता है, कोई संदेश भी, कोई सूचना भी, कुछ भी हो सकता है जिसको हम लोग आदान प्रदान करते रहते हैं, ठीक है? चाहे वो ग्रुप के बीच में हो, चाहे दो व्यक्तियों के बीच में हो, किसी के बीच में भी ये कम्युनिकेशन हो सकता है। समझ गए? कम्युनिकेशन का अर्थ अगर नहीं समझे फिर से समझिए। कम्युनिकेशन का अर्थ है सूचना का आदान प्रदान, सीधी सी बात है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी सूचना, कोई भी विचार, कोई भी चीज़ों, संदेश, कुछ भी, उसका आदान प्रदान। कम्युनिकेशन थोड़ी कठिन प्रक्रिया है, ठीक है? कठिन प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल इंसान के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। अब कम्युनिकेशन हो गया सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी सूचना को एक से दूसरे के पास भेजना, ठीक है? ये हो गया कम्युनिकेशन, संचार, मतलब एक से दूसरे के बीच में माध्यम, यही कम्युनिकेशन। और उसमें स्किल जुड़ जाता है, मतलब होता है कौशल, ठीक है? तो जब ये कम्युनिकेशन में स्किल जुड़ जाता है तो यह व्यक्ति के लिए, उसके पर्सनालिटी के लिए एक अभिन्न अंग बन जाता है। तभी देखो यह कहता है कि इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर है, बहुत प्रभावी है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है तो आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाइएगा, किसी सामने बैठिएगा, तो आप एक अट्रैक्टिव जो है उसको लुभा सकते हैं अपने ओर, अगर कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़िया है तो। समझ गए? कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपनी बात को लोगों के सामने कितने प्रभावी से, ठीक है, रखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब किसी व्यक्ति से आपके बात करने के तरीकों को कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। स्किल का मतलब होता है कौशल, और कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? संचार, सूचनाओं का आदान प्रदान। और स्किल का मतलब होता है कौशल, यानी आप जो किसी व्यक्ति के पास बातचीत कर रहे हैं या अपने संदेश भेज रहे हैं, चिट्ठी पत्र भेज रहे हैं, तो आप कितना प्रभावी, कितना बढ़िया से भेज रहे हैं, यही बढ़िया, यही प्रभावी, यही इफेक्टनेस जो है आपके स्किल को बताएगा कि आप कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है, ठीक है? तो यही कम्युनिकेशन स्किल हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाता है कि व्यक्ति कितना बढ़िया स्किल का है, ठीक है? तो ये चीज़ें हो जाता है। समझ गए? और कम्युनिकेशन क्या है? सूचना है, उसको आदान प्रदान है। ओके, कम्युनिकेशन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग है आपका शब्दहीन और एक है शाब्दिक, यानी एक होता है आपका, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वर्बल, और एक होता है नॉन वर्बल। अब यहाँ पे इसको छोड़िए, कम्युनिकेशन का वर्गीकरण देखिए। ये है कम्युनिकेशन, संप्रेषण, संबंधों के आधार पर, फॉर्मल, इनफॉर्मल। बस संबंध के आधार पर अगर आपसे पूछ दे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, तो एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, दो प्रकार से। यहीं पे बात किया जाए अभिव्यक्ति के आधार पर, तो एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल, यानी एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक, ठीक है? शाब्दिक कहने का मतलब है एक होता है ओरल और एक होता है रिटेन। समझ गए? यानी जो शब्दों में बताया जाए उसे आप कह के बता दीजिए मौखिक रूप से, या लिख के बता दीजिए, तो वो शाब्दिक हो जाएगा। नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक, जिसमें कोई शब्द नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये संप्रेषण का वर्गीकरण है। पहला है संबंधों के आधार पर, दूसरा अभिव्यक्ति के आधार पर। संबंध के आधार पर दो, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अभिव्यक्ति के आधार पर शाब्दिक, अशाब्दिक। और फिर जो वर्बल है, यह दो है, एक है मौखिक और एक है रिटेन। समझ गए चीजों को? चलिए, ये हो गया। आगे देख लीजिए। अब आपको पता है इस संप्रेषण का महत्व हम लोग को ऊपर बताना था, महत्व पर बताना था, उद्देश्य बताना था, ठीक है? तो कम्युनिकेशन का क्या महत्व होता है? तो महत्व भी इसका जो है अनेक प्रकार के हो सकता है। जैसे संप्रेषण के द्वारा नर्स मरीज को समझने में आसानी होती है, जिससे मरीज की बेहतर सेवा करने में सहायता मिलती है। कम्युनिकेशन मतलब होता है कि आप अपनी बातों को कैसे दूसरे के सामने रख सकते हैं, ठीक है? तो एक नर्स को मदद मिलता है कि वह अपने बातों को मरीज से, या मरीज के बातों को कैसे समझ लेती है, ठीक है, कितना अच्छे से। तो यह बेहतर सेवा प्रदान करने में मदद करता है।
संप्रेषण नर्स द्वारा की जाने वाली रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग में सहायक होता है। कम्युनिकेशन जो होता है रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग में सहायक होता है। कम्युनिकेशन जो है व्यक्तियों के संबंधों में मधुरता लाता है और तनाव रहित बनाता है। कम्युनिकेशन जो है उपचार के बाद मूल्यांकन में मदद करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन से प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा को करने में मदद मिलता है। ठीक है, कम्युनिकेशन से जो है नर्स और अन्य कर्मचारी और डॉक्टर और अधीनस्थ कर्मचारी के बीच आदान प्रदान करने में भी फायदा मिलता है। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या और उनके निदान पर भी चर्चा कर सकती है। तो कम्युनिकेशन का बहुत सारे जो है आपके फायदे हैं जो कि मैंने बता दिया। क्या क्या फायदे हैं एक बार रिपीट कर देते हैं, जिसको महत्व भी कहते हैं। कम्युनिकेशन का महत्व यह है कि इससे लोगों को नर्स मरीज के बीच जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने में मदद मिलता है। इससे रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग में सहायता मिलता है। ठीक है, यह परस्पर व्यक्तिगत संबंधों को मधुर बनाता है। ठीक है, यह उपचार के बाद मूल्यांकन में भी मदद करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन से प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा भी देने में जो है मदद मिलता है। कम्युनिकेशन से जो है नर्स अन्य मरीजों से, डॉक्टर से, अन्य चिकित्सकों से, अन्य कर्मचारियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करने में भी मदद मिलता है। और कम्युनिकेशन द्वारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स है वह अन्य लोगों के स्वास्थ्य समस्या और उनके निदान के बारे में चर्चा भी करती है। तो यह महत्व हो जाता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, कम्युनिकेशन का क्या उद्देश्य है, अब यहाँ पे महत्व समझ गए तो कम्युनिकेशन है क्या। ठीक है, मतलब इसका क्या उद्देश्य है आगे। तो कम्युनिकेशन का उद्देश्य ये है कि इससे स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा जन समुदाय के जीवन शैली में बदलाव लाया जा सकता है। कम्युनिकेशन का उद्देश्य यह है कि इससे हम लोगों के जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। इससे रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग में विशेष महत्व मिलता है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है कि हम नर्स और अन्य कर्मचारियों के बीच में जो है तालमेल बैठा सकते हैं, बातें चीतें कर सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा के आकलन हेतु भी संप्रेषण का विशेष महत्व है। ठीक है, और आगे है नर्स के द्वारा अनेक स्वास्थ्य संबंधी योजना बनाना हो, लोगों के बीच बातचीत करना हो। ठीक है, लोगों को अवगत कराना हो स्वास्थ्य के बारे में, तो ये सब भी में मदद करता है। यानी देखा जाए बेसिकली तो कम्युनिकेशन का उद्देश्य और महत्व एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर महत्व को जो लोग समझ गया वह उद्देश्य को भी आसानी से समझ जाएगा, दोनों एक ही है। अगर महत्व को उद्देश्य में पूछ दे तो आप आराम से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। आप देखना लीजिए 5 पॉइंट यहाँ पे था तो यह 5 पॉइंट महत्व वाला से रिलेटेड ही था, ऊपर वाला से रिलेटेड ही था। तो आपके उद्देश्य या महत्व कोई एक ही पूछेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब बातें आता है कि कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से सिद्धांत जरूरी है। कम्युनिकेशन अगर करना है एज ए नर्स हम हैं तो हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो बातें को ध्यान में रखेंगे वही तो सिद्धांत बन जाता है ना। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि जिस चीज़ें को हम लोग ध्यान में रखकर काम करते हैं वही एक प्रिंसिपल होता है, वही एक सिद्धांत होता है। समझ गए। तो हम कम्युनिकेशन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, चलिए देखते हैं, वही प्रिंसिपल होगा। संप्रेषण के दौरान जो प्रेषक है मतलब जो भेजने वाला है और जो प्राप्त करने वाला है, इनमें ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो उससे समझ आए। यानी कम्युनिकेशन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल समझने योग्य भाषा का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, संप्रेषण के दौरान जो है प्रश्न पूछकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्तकर्ता ने सही संदेश ग्रहण किया है जो वह देना चाहता है। अब मान के हम मैसेज किसी के पास भेजे हैं तो हम सामने वाला से पूछेंगे कि जो हम भेजे हैं क्या वो मैसेज गया है ना। तो दोनों में कन्फर्मेशन होना जरूरी है। जो सेंडर है मतलब जो भेजने वाला है, जो रिसीवर है जो प्राप्तकर्ता है, दोनों के बीच में जो है सही संदेश होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए कंफर्म करेंगे। तीसरा है संप्रेषण के लिए आरामदायक स्थान का चयन करेंगे। मतलब संदेश भेज रहे हैं बातचीत करने के लिए टॉपिक पे, तो उसके लिए कंफर्टेबल जोन होना जरूरी है। हड़बड़ाहट में कम्युनिकेशन बिगड़ सकता है। ठीक है, संप्रेषण के दौरान सरल भाषा का उपयोग करें, शब्दों को पूरा करें। ठीक है, शब्दों को संक्षिप्त में उपयोग नहीं करें, क्योंकि हो सकता है जो आप संक्षिप्त में समझ रहे हैं वो सामने वाला ना समझे। तो इसीलिए संप्रेषण में बिल्कुल आप अच्छे भाषा और संक्षिप्त चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छे भाषा का उपयोग करेंगे। आगे है संप्रेषण के दौरान द्विपक्षीय होना चाहिए, उससे प्राप्तकर्ता सक्रिय रहता है। संप्रेषण हमेशा दोनों पक्षों के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही बातों को दूसरे को समझा रहे हैं, आप उसके बातों को नहीं समझ रहे हैं। तो संप्रेषण हमेशा द्विपक्षीय होनी चाहिए। प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता को एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो प्रेषक है जो प्राप्तकर्ता है, दोनों एक दूसरे के बीच जब कम्युनिकेशन करे तो एक दूसरे की सम्मान की भावना रखे। ओके, 7वां पॉइंट है प्रेषक को संप्रेषण के विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अल्प ज्ञान से संप्रेषण प्रभावी हो सकता है। मान के नर्स है, वह किसी कर्मचारी से बात कर रही है किसी चीज़ के बारे में, किसी मरीज के बारे में, तो अगर नर्स को उस मरीज के बारे में डिटेल से पता ही नहीं है, ऊपर ऊपर पता है, तो उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन अधूरा रह जाएगा, आगे बात पहुंच नहीं पाएगा कंप्लीट। तो संप्रेषण में होना चाहिए कि जो विषय पर बातचीत हो रहा है उस पर कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, 8वां है प्रेषक द्वारा दिए जाने वाला संदेश यानी भेजने वाला जो है संदेश वह सूचना सत्य पर आधारित होनी चाहिए, और जो कम्युनिकेशन हो वह झूठी बातों पर नहीं सत्य पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो चीज़ों को समझ गए। चलिए अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन का कौन कौन से घटक होता है, कंपोनेंट बताइए। ठीक है, तो कंपोनेंट में चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए कम्युनिकेशन में जो घटक होता है, पहला होता है सेंडर यानी भेजने वाला, समझ गए। अब भेजने वाला कोई व्यक्ति होगा जो भेजेगा। दूसरा होता है संदेश, जो मैसेज है। अब ये व्यक्ति क्या चीज़ को भेजेगा, कोई ना कोई संदेश होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ होगा ना, उस चीज़ को भेजेगा। ठीक है, तीसरा है माध्यम। अब तीसरा नंबर पर होता है जो मीडियम होता है। मीडियम कहने का मतलब है ईमेल से भेजते हैं या किसी आदमी के थ्रू भेजते हैं या फिर फोन पर मैसेज कर रहे हैं या कॉल से कह रहे हैं, तो ये या रेडियो के थ्रू
है, तो ये मीडियम है, माध्यम है, ठीक है। तीसरा हो गया माध्यम, चौथा है प्राप्तकर्ता, चौथा होता है प्राप्तकर्ता। अब मान गए ये सेंडर हो गया, प्रेषक, दूसरा हो गया मैसेज संदेश हो गया, तीसरा हो गया माध्यम हो गया, चौथा हो गया अब ये माध्यम के जरिए हम किसी के पास मैसेज भेज देंगे तो वह प्राप्तकर्ता होगा जो प्राप्त करेगा। तो चौथा है प्राप्तकर्ता। यही 4 कंपोनेंट है, प्रेषक, ठीक है, संदेश, प्रेषक, संदेश, उसके बाद हो गया आपका माध्यम और उसके बाद हो गया प्राप्तकर्ता, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट ध्यान में रखिएगा। और पांचवा होता है, अब लास्ट में जो प्राप्त करता है, रिसीवर है, वो आपसे प्राप्त कर लेगा चौथा स्टेप में। तो पांचवा स्टेप होता है फीडबैक देना, यानी प्रत्युत्तर देना। और जब चौथा पॉइंट, जब रिसीवर आपके मैसेज को प्राप्त कर लेगा और वह इसके रिगार्डिंग में आपको रिप्लाई देगा, तो वह रिप्लाई फीडबैक होता है जो अपने भावनाओं को प्राप्त करता आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। और उसके बाद यह कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यही प्रोसेस है, यही कंपोनेंट है, इसी पांचों प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप यह कम्युनिकेशन गुजरता है। ओके, आगे चलिए। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कम्युनिकेशन को कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट कर सकता है, मीन्स अवरोध कर सकता है, गड़बड़ा सकता है, कम्युनिकेशन में बाधा डाल सकता है। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन देख लीजिए। कम्युनिकेशन के लिए जो बाधा उत्पन्न करने वाला जो चीज़ें हैं वह भावनात्मक कारण। भावनात्मक कारण के मतलब होता है संदेह, भय, क्रोध, चिंता, दुख, पूर्वाग्रह, सुनने में कमी आदि संदेश को ग्रहण करने में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे हम किसी के पास मैसेज भेज दिए, उसका मूड सही नहीं है, वो चिंता में, दुख में, क्रोध में, भय में है, तो उसको क्या होगा, वह सही से नहीं लेगा उस चीज़ को और फिर हमारा कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगा। तो भावनात्मक कारक भी जो है गड़बड़ा सकता है। दूसरा है भौतिक कारक। भौतिक कारक कहने का मतलब है कि संप्रेषण को भौतिक कारक गड़बड़ा सकता है। कैसे? तो पीड़ा, बोलने में परेशानी, थकान, बीमारी, ये सब भौतिक कारक है जो व्यक्ति से रिलेटेड है, ठीक है। बाय फिजिकल, मतलब व्यक्ति के फिजिकल रूप से सही नहीं होगा तो उसके कम्युनिकेशन को गड़बड़ाएगा। बौद्धिक कारक मतलब व्यक्ति में गलत अर्थ, शब्दों का गलत अर्थ, ज्ञान में कमी आदि संप्रेषण में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है, समझ गए। तो बौद्धिक कारक। चौथा है सामाजिक कारक, समाज में होने वाला कमी जैसे अज्ञात भाषा, जाति, सामाजिक स्तर, ये सब सामाजिक कारक है जो आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकता है। पांचवा है पर्यावरण कारक, शोरगुल, वर्षा, गाड़ी की आवाज़ आदि संप्रेषण में, बातचीत में बाधा उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। अब समझिए दो व्यक्तियों के बीच में किसी चीज़ पर बात हो रही है और इन पांचों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट अगर आ जाएगा तो वो तो प्रभावित नहीं करे, वो तो जो है आपको प्रभावी रूप से नहीं चलने देगा, उत्पन्न कर देगा। तो भावनात्मक कारक, बौद्धिक कारक, ठीक है, भौतिक कारक है, उसके बाद है सामाजिक कारक, पर्यावरणीय कारक, ये सब कारक आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप रक्तस्राव किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। रक्तस्राव, रक्त शिराओं से होने वाले रक्त के बहाव को रक्त का बहना या रक्तस्राव कहते हैं। देखिए जो रक्तस्राव का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स होता है, जो रक्त वाहिका होता है, यहाँ पे सिरा नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, रक्त वाहिका होगा, समझ गए। जो रक्त वाहिका से होने वाले रक्त के बहाव को रक्त का बहना या रक्तस्राव कहते हैं। जो ब्लड वेसल्स होता है किसी भी कारण से टूट फूट या क्षतिग्रस्त होने से उस नलिका से रक्त जो है रिसाव, लीकेज होने लगता है, उसी को हम लोग रक्तस्राव या रक्त बहना कहते हैं, ठीक है। यह आंतरिक या बाहरी दोनों हो सकता है। ये जो हेमरेज हो सकता है यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से हो सकता है, समझ गए। बाहरी रक्तस्राव में रक्त को शरीर से निकलते हुए देखा जा सकता है। जो एक्सटर्नल हेमरेज होगा, जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगा, उसमें ब्लड जो है आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। जैसे कट फट जाने पर ब्लड बाहर निकलने लगता है तो वह एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगा, समझ गए। तथा आंतरिक रक्तस्राव में रक्त शरीर के किसी गुहा में एकत्रित हो जाते हैं। जैसे पेट में रक्त का इकट्ठा होना, सर में चोट लगने से सर अगर नहीं फूटता है लेकिन वह अंदर जो है हेमरेज हो जाता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज जिसको बोलते हैं, वह अंदर ही जो है ब्रेन में रक्त जो है क्लॉट कर जाता है। तो ये सब आंतरिक रक्तस्राव होता है जो ऊपर तो नहीं निकलेगा लेकिन अंदर जो है उसका इकट्ठा होने लगता है, ओके। रक्तस्राव किसी दुर्घटना या धमाके के कारण, रक्तस्राव कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, चोट लगना, कटना फटना, कोई भी चीज़ या फिर कोई अन्य धमाके के कारण जो नाड़ी होता है, उस नाड़ी जो है आपका जो वेसल्स है वह फट जाता है और रक्त जो है धमनी, शिरा व केशिकाओं से बह सकता है, समझ गए। तो रक्त जो है 3 तरीके से बह सकता है, एक धमनी से, एक जो है शिरा से और एक केशिकाएं यानी कैपिलरीज से, समझ गए चीज़ों को। आगे चलिए, यहाँ पे इसका जो है इंग्लिश दिया गया है, जो भी लोग इंग्लिश वाले हैं अपना इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है। अब आता है रक्तस्राव जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं, उसी का ये आंसर है। क्वेश्चन अलग नहीं है, आपसे पूछेगा एग्जाम में ब्लीडिंग हेमरेज के बारे में तो आपको जो है लिखना पड़ेगा इसके प्रकार को भी, समझ गए। तो 3 टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के मेनली जो है 3 टाइप होते हैं रक्तस्राव को। पहला है आर्टीरियल ब्लीडिंग जिसे हम लोग धमनी रक्तस्राव कहते हैं, ठीक है, धमनी से होने वाला। आमतौर पे खुली धमनी से रक्तस्राव होता है। उच्च ऑक्सीजन सामग्री के कारण इसका रंग चमकीला लाल होता है और हृदय के संकुचन के साथ समय पर स्पंदन होता है। धमनी से जो आपका ब्लीडिंग होने वाला है वह ब्लीडिंग, अगर आपका धमनी से ब्लीडिंग हो रहा है तो कैसे पता करेंगे, तो धमनी में जो ब्लीडिंग ब्लड रहता है वह ऑक्सीजन युक्त रहता है, तो ऑक्सीजन होने के कारण इसका रंग जो है चमकीला लाल होता है, समझ गए। और आप इसे देख सकते हैं कि इसमें उच्च ऑक्सीजन होने के कारण यह ज़्यादा जो है लाल और चमकीला दिखाई देता है धमनी वाला ब्लीडिंग, समझ गए। आगे चलिए,
उसके बाद है सिरापरक यानी भेन से होने वाला ब्लीडिंग, जिसे वेनस ब्लीडिंग कहते हैं। खुली नस से बहुत अधिक रक्तस्राव होता है। कम ऑक्सीजन सामग्री के कारण गहरा लाल रंग और अधिक तेजी से प्रवाहित होता है। अब जो सिरा से, जो भेन से ब्लीडिंग अगर हो रहा है किसी कारण से, तो वह जो होता है वह कम ऑक्सीजन वाला होता है, क्योंकि भेन में डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है तो वह कम ऑक्सीजन वाला होता है। ठीक है, इस कारण से इसका जो रंग होता है चमकीला नहीं होकर गहरा होता है, लाल रंग का, समझ गए। और भेन से जो ब्लीडिंग होता है यह भी जो है तेज गति से जो है आपके ब्लीडिंग होते हैं, समझ गए चीजों को। आगे चलिए, अब है लास्ट वाला है कैपिलरी ब्लीडिंग। कैपिलरी ब्लीडिंग को केशिका रक्तस्राव कहते हैं। कैपिलरी केशनुमा एक नली होता है, समझ गए, ब्लड का, वही कैपिलरी होता है। क्षतिग्रस्त केशिकाएं से रक्तस्राव वाहिकाएं गहरे लाल रंग की होती है और घाव से धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से रिसने लगती है। इस प्रकार का रक्तस्राव अक्सर बिना किसी चिकित्सीय हस्तक्षेप के रुक जाता है, क्योंकि शरीर में थक्का बन जाता है। केशिका जो रक्तस्राव होता है यह जैसे ऊपर छिल जाने से, समझ गए, जैसे आपका कहीं किसी चीज, ठोस चीज से घष्टा लग गया है तो वहां पे छिल जाएगा, छिछल जाएगा, तो वहां से देखते होइएगा चिपचिपा जो है ब्लड नुमा निकलता है, तो वह कैपिलरी ब्लीडिंग होता है, समझ गए। या हल्का फल्का ऊपर छिछलने से या हल्का चीरा लग जाने से जो ब्लीडिंग निकलता है वह कैपिलरी होता है। यह आसानी से जो है रुक जाता है, ये जो ब्लीडिंग होता है बड़ी आसानी से रुक जाता है, समझ गए। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, खासकर जिसका आर्टेरियल अगर ब्लीडिंग होता है, किसी का अगर आर्टरी डैमेज हो चुका है धमनी और यहाँ से ब्लीडिंग होता है, तो यह व्यक्ति के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि यह बॉडी में ऑक्सीजन का भी क्षमता कम कर देगा, क्योंकि इसमें ब्लड जो होता है ऑक्सीजन वाला होता है। तो जब यहीं से ब्लड निकलने लगेगा तो अपने साथ ऑक्सीजन भी लेने जो है निकलने लगेगा। ब्लड यहाँ पे भी जो है काफ़ी तेज गति से आएगा, क्योंकि धमनी में बहुत ज़्यादा जो है ब्लड तेज गति से प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे ब्लीडिंग बहुत तेज गति से धमनी में होता है, समझ गए ना। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में समझ कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कहता है कि कैपिलरी ब्लीडिंग में बिना किसी हस्तक्षेप के ब्लीडिंग जो है रुक जाता है, क्योंकि शरीर में जो है थक्का बन जाता है, जहां भी कटेगा वहां पे आसानी से क्लॉटिंग बन जाता है, समझ गए। यही कारण है कि हल्का फल्का जो कटने से जो ब्लीडिंग होता है वह कैपिलरी ब्लीडिंग होता है। ओके, तो ये 3 प्रकार के ब्लीडिंग मैंने आपको बता दिया, आपको अब समझना है। आगे चलिए, आगे आता है नक्सीर। देखिए, फर्स्ट ईयर में भी यह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है, सेकेंड ईयर में यह MSN 2 में है, सेकेंड ईयर में MSN 2 में है। ओके, याद रखिएगा। तो सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में है, फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है, बता दिए। चलिए, नक्सीर देखिए, फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर मामला में नक्सीर का जो है आपसे पूछता है फर्स्ट एड पूछता है, समझ गए, प्राथमिक उपचार पूछेगा, इसका परिभाषा पूछेगा और प्राथमिक उपचार लिखना रहता है। फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर मामला में जो है नक्सीर जो है आपके फर्स्ट एड ही पूछेगा, बट कंप्लीट जान लीजिए तो बेहतर रहेगा, कंप्लीट लिख दीजिएगा तो और अच्छा होगा, समझ गए। एपिस्टेक्सिस को नक्सीर कहते हैं, ठीक है। तो नक्सीर का मतलब ही होता है कि नोज ब्लीडिंग, समझ गए, नाक से रक्तस्राव होना एपिस्टेक्सिस कहलाता है। नाक के अंदरूनी सतह इंटरनल सरफेस से रक्तस्राव होना ही नक्सीर कहलाता है। माय डियर, नक्सीर का मतलब होता है कि नाक के जो इंटरनल सरफेस होता है, अंदरूनी जो सतह होता है, वहां से अगर ब्लीडिंग हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, तो उससे हम लोग नक्सीर एपिस्टेक्सिस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। चलिए, कारण क्या हो सकता है नक्सीर होने का? तो नक्सीर होने का बहुतों कारण हो सकता है, जैसे आपका एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर आपका जो नाक है, नाक का अंदरूनी सतह ड्राई होगा, सूखा पड़ेगा, जिससे ब्लीडिंग होता है। हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा उच्च रक्तचाप होने पर भी ब्लीडिंग नाक से होने लगता है, समझ गए। नजल ट्रॉमा, नाक में चोट लगने से भी ये चीज़ें नजल ब्लीडिंग हो सकता है, समझ गए ना। कोई ऐसे केमिकल से आपको रिएक्शन एलर्जी है तो उससे भी हो सकता है नोज ब्लीडिंग, समझ गए। या अनुवांशिक भी हो सकता है, समझ गए। कोई ब्लड वाला जो जैसे हीमोफीलिया है, तो इसमें अगर हेरिडेटरी रोग है ब्लड से संबंधित तो नक्सीर हो सकता है, नाक से ब्लीड आने लगेगा। नासापट विकार, आपका नजल स्पेक्ट्रम डेविएशन है, मतलब जो आपका नसा का नासापट जो होता है दीवार, उसमें कोई समस्या है। नाक में कोई बाहरी वस्तु घुस गया हो, समझ गए, जैसे देखते होइएगा बच्चा सब नाक में डाल लेता है, समझ गए ना। कुछ रोग जैसे एस्कर्बी, हॉजकिंस रोग, कैंसर, विटामिन के की कमी, इन सब रोगों में भी जो है आपके नाक से ब्लीडिंग होना संभव है। तो कुछ रोग भी हो सकता है, एस्कर्बी, हॉजकिंस, कैंसर, विटामिन के, ये सब जो है चीज़ें हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है, कहता है नाक से ब्लीडिंग होना। नाक से ब्लीडिंग होना भी कारण बनता है, चक्कर आना, सॉरी यहाँ पे हम लोग अब लक्षण देख रहे हैं, ठीक है, ये लक्षण देख रहे हैं। अब मानिए यहाँ पे अगर किसी को नक्सीर है तो उसमें क्या क्या लक्षण हो गए। तो लक्षण होता है कि नाक से ब्लीडिंग जाता है। आपको कोई भी बीमारी है उसका कारण, लक्षण, निदान सब चीज़ लिखना पड़ता है। तो आपको कारण याद रखना पड़ेगा, लक्षण याद रखना पड़ेगा, निदान याद रखना पड़ेगा, जटिलता याद रखना पड़ेगा, और तब उसका प्रबंध करना पड़ेगा, समझ गए। आगे चलिए, यहाँ पे है लक्षण। देखिए, लक्षण में जब नोज ब्लीडिंग है तो नाक से तो ब्लीडिंग होगा ही होगा। अब जब नाक से ब्लीडिंग होता है तो व्यक्ति का जो स्टेबिलिटी होता है गड़बड़ा जाता है, चक्कर आने लगता है, समझ गए। रक्तचाप कम हो जाता है, व्यक्ति में जो है रक्तचाप कम होना यानी हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। अब ब्लीडिंग होने पर जो है रक्तचाप कम हो ही जाता है। कभी कभी तो व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है ज़्यादा ब्लीडिंग होने से नाक से, समझ गए। तो ये कुछ लक्षण है, मैंने आपको बताया, ध्यान में रखिएगा। निदान की बात करेगा तो डायग्नोसिस में सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, शारीरिक जाँच कि आखिर किस कारण से ब्लीडिंग हो रहा है।
उसके बाद लक्षण की जांच करते हैं, देखते हैं कि क्या किस कारण से हो रहा है, लक्षण कोई अन्य लक्षण बीमारी तो नहीं है, तो लक्षण की जांच करते हैं, खून की जांच करते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद जो है एक्सरे होता है, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। तो ये सब जो है हिसाब से आवश्यकता अनुसार एक्सरे सीटी स्कैन करवाते हैं। तो ये हो गया आपका निदान। अब आता है उपचार, जिसको हम लोग प्रबंध भी कह सकते हैं, या फर्स्ट एड में भी जो है आप चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। उपचार में एपिस्टेक्सिस का उपचार इसके कारण के आधार पर किया जाता है। अब नक्सीर जो हो रहा है किस कारण से हो रहा है, पहले कारण को देखेंगे और कारण के आधार पर जो है इसका उपचार जो है किया जाता है, समझ गए। क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को चोट लगने पर भी हो सकता है, बहुत लोगों को हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ने पर भी हो सकता है, तो इसका उपचार करेंगे, ठीक है। हो सकता है ड्राई, बहुत ज़्यादा नाक ड्राई सूखा होने से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो जो कारण है पहले कारण को ढूंढकर तब इलाज करते हैं। यदि उच्च रक्तचाप हो तो तुरंत एंटी हाइपरटेंशन दवाई दी जाती है, जैसे एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, एटिनोलोल, ठीक है ना, एटिनोलोल, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, ये सब बीपी की दवाई है कम करने के लिए। तो अगर बीपी के कारण अगर हो रहा है रक्तस्राव तो तुरंत ये दवाइयाँ दिया जाता है, ओके। तो यहाँ पे यदि अगर नाक में चोट लगा है तो नाक को अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट तक कंप्रेस किया जाता है, समझ गए। अगर नाक में चोट लगा है, चोट के कारण अगर नाक से ब्लीडिंग जा रहा है तो 5 से 10 मिनट तक कंप्रेस करके रखते हैं, समझ गए। चौथा है एपिस्टेक्सिस साइट पर एफिनेफ्रिन से भीगा कॉटन पैड या गौज लगाकर कंप्रेस किया जाता है। देखते होइएगा किसी को नाक को जो है पिंच किया जाता है, समझ गए। नाक से ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो देखते होइएगा उसके नाक को पैक कर दिया जाता है गौज पीस से, ठीक है। तो ये गौज पैड होता है कॉटन वाला, उसे एफिनेफ्रिन में भिगाकर उससे जो है कंप्रेस करते हैं जहाँ पे नक्सीर, जहाँ से ब्लीडिंग आ रहा है, समझ गए। आगे है यहाँ पे 5वां पॉइंट है, कहता है कि 4% जाइलोकेन एस्प्रिन की सहायता से साइट का पता लगाकर सिल्वर नाइट्रेट या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से या इलेक्ट्रोकॉटरी से कॉटेराइजेशन किया जाता है। कहता है कि जाइलोकेन एस्प्रिन क्या होता है, यह जो है सुनपन करता है, सुन करके इस स्प्रे के जरिए जिस साइट से ब्लीडिंग आ रहा है उस साइट को पता लगाकर वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट या फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से कॉटेराइजेशन करते हैं, समझ गए। तो अब वहाँ पे ये पांचों मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ये हो गया इसका उपचार। फर्स्ट एड कहेगा तो फर्स्ट एड आप नहीं लिख सकते हैं कि नाक से ब्लीड जा रहा है, चोट हो गया या कोई भी कारण हो गया। यहाँ पे देख लीजिए मैंने दे ही दिया नर्सिंग केयर, देख लीजिए फर्स्ट एड में इसी को लिख दीजिएगा, समझ गए। रोगी को नक्सीर के समय ऊपर मुंह नहीं करने के लिए कहना चाहिए, रोगी को सीधा बैठाकर रखना चाहिए। ऊपर मुंह करेगा तो क्या होगा कि जो ब्लीड बाहर आ रहा है वह ब्लीड क्या होगा, अंदर चला जाएगा। तो इसलिए जो है मुंह जो है ऊपर नहीं करने के लिए कहना चाहिए, रोगी को सीधा बैठाना चाहिए, समझ गए। नाक से ब्लड आने पर नजल पैकिंग करनी चाहिए, वही नजल पैकिंग जो है कॉटन पैड जिसे लगाकर करनी चाहिए। यदि उपलब्ध हो तो आइस पैक भी अप्लाई करनी चाहिए, अगर उपलब्ध है तो आइस पैक भी कीजिए। आगे है रोगी को रक्तचाप भी मापना चाहिए, हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने से हो रहा हो। रोगी को पर्याप्त आराम करना चाहिए, समझ गए, रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा आराम दिलाना चाहिए। अत्यधिक धूप व गर्मी में जाने से बचना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें हैं, समझ गए चीज़ों को। कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड मतलब क्या होता है, शीत, शीत मतलब ठंडा यानी ठंडक। तो शीत एप्लीकेशन यानी ठंडक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, आवेदन यानी जो चीज़ें लगाया जाए, ठीक है। तो कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में हमें समझाना है। आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जा सकता है, कभी हॉट एप्लीकेशन के बारे में, कभी कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में। बड़ी आसान है, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। कोल्ड एप्लीकेशन, नाम सही है कि कोल्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब लगाना, ठीक है, और कोल्ड मतलब ठंडा यानी ठंडा लगाना, ठंडक देना, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब देना, देना भी हो सकता है, कुछ भी जो समझ लीजिए। कोल्ड एप्लीकेशन, ऊतक जो होता है हमारा, जो टिश्यू होता है, ऊतक मांसपेशी, मांसपेशी व ज्वाइंट मतलब जो संधि जहाँ पे ज्वाइंट होता है हड्डी का, वहाँ दर्द में राहत प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। तो कोल्ड एप्लीकेशन क्या है, कोल्ड एप्लीकेशन आपके टिश्यू में, आपके मांसपेशी में, आपके ज्वाइंट में दर्द से राहत प्रदान करने की एक विधि है, एक प्रक्रिया है, जो भी कहिए। शरीर के किसी भाग में इन्फ्लामेशन होता है तो उस भाग में दर्द व सूजन होती है। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं। अगर आपको एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है ये इन्फ्लामेशन, तो अभी इतना समझिए कि इन्फ्लामेशन का मतलब होता है प्रभावित अंग, और प्रभावित अंग जो भी होगा वह आपका इन्फ्लामेशन में आता है, आपका दर्द, सूजन, लालिमा, ठीक है, ये सब आता है। जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगा, जहाँ भी प्रभावित अंग होगा वहाँ पे दर्द, सूजन, ओके, दर्द, सूजन, लालिमा, ये सब अगर होता है तो वह इन्फ्लामेशन को बताता है। तो ऐसे ही आपके शरीर में कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उस भाग में दर्द और सूजन होता ही है, ठीक है। तो बर्फ़ एप्लीकेशन से आप उस दर्द वाले भाग में, सूजन वाले भाग को आप ठीक कर सकते हैं, राहत दिला सकते हैं उससे, ठीक है। तो बर्फ़ एप्लीकेशन से आप उस भाग की रक्त सप्लाई में कमी होती है, वह चोटिल भाग में सूजन कम होने से दर्द में राहत मिलती है। अब कोल्ड एप्लीकेशन, मान गया किसी को चोट लग गया, ठीक है, सूजन हो गया, दर्द कर रहा है, दर्द से कराह रहा है, तो आप उसे
दर्द हो गया, सूजन हो गया वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लालिमा लालिमा आ गया, सूजन हो गया और दर्द कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बर्फ़ के टुकड़े लेंगे, ठीक है, बर्फ़ के टुकड़े लेंगे, उसको आप किसी कॉटन में बांध लीजिए या फिर आप किसी भी तरीक़ा से आप उसके प्रभावित अंग पर अगर आप उसको ठंडक देते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, क्योंकि ठंडक देने से जो ब्लड का कंट्रैक्शन होता है ब्लड नली का वह कम जाता है, समझ गए, जिससे जो ब्लड दूसरे अंगों तक जो जाएगा, जो दर्द है उसको कम करेगा, सूजन कमता है और दर्द भी जो है आपका क्या होगा, कम जाएगा। तो यही कुछ कोल्ड एप्लीकेशन से होता है। आप लोग देखते हुए किसी को फीवर हो जाता है, काफ़ी हाई फीवर, तो उसको पहले कोल्ड स्पॉन्जिंग ही किया जाता है, पहले उसको ठंडक ही दिया जाता है कॉटन भिगाकर, ठीक है, बर्फ़ के टुकड़े को कॉटन भिगाकर सर पर रखा जाता है, हाथ पैर उसको जो है ठंडा से क्लियर किया जाता है ताकि उसको टेम्परेचर कम सके। तो यह टेम्परेचर करने में भी सहायता देता है, दर्द सूजन इन सब में भी आपको राहत देगा कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। कोल्ड एप्लीकेशन आप बर्फ़ के टुकड़े से भी कर सकते हैं, कुछ भी जो ठंडा महसूस दे सके उससे आप कोल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। अब इसका अवधि कितना होता है, मान के आप कितना देर तक कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे कि आपको जो है उसका फ़ायदा देगा। तो चोटिल, मान के किसी भाग पर चोटिल लगा है हाथ पैर में, ठीक है, या फिर प्रभावित अंग यानी इन्फ्लामेटेड जो भाग है वहाँ पे आप अधिकतम 20 मिनट की अवधि तक कोल्ड एप्लीकेशन किया जाता है। मतलब जहाँ भी आपको कोल्ड एप्लीकेशन करना है चोट लगे भाग पर, ठीक है, इन्फ्लामेट कटे फटे सूजन वाला भाग पर, वहाँ पे 20 मिनट अवधि तक ही आप कोल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं, ओके। देख लीजिए यहाँ पे एक बार 10 मिनट तक करने के बाद कुछ अंतराल के बाद पुनः कोल्ड एप्लीकेशन किया जाता है। टोटल मिला के आप 20 मिनट करेंगे तो आपको फ़ायदा देगा। 10-10 मिनट के 2 ब्रेक बनाकर आप जो है कोल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं, ओके। इस हेतु आइस पैक को एक पतले कपड़े के आवरण में लपेट कर अप्लाई किया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया कि कोल्ड एप्लीकेशन बर्फ़ के टुकड़े लीजिए, उसको कॉटन में क्या कीजिए, लपेटिए पतले कॉटन में, और उससे जो है आप सेकाई कर सकते हैं, सेक सकते हैं प्रभावित अंग को, और वह जो है प्रभावित अंग पर ठंडक महसूस होगा, जिससे वहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन है हल्का कम होगा, जिससे प्रभावित अंग पर सूजन कमेगा, दर्द कम होगा। बात समझ गए चीज़ों को। तो ये आपका कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी था, मैंने बता दिया। अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना, 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट करेंगे प्रभावित अंग पर, ठीक है, 10-10 बार के 2 टर्म में करेंगे। और यह आइस पैक मतलब छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े को एक पतले कपड़े में लपेट कर उसे जो है अप्लाई किया जा सकता है, ओके। यहाँ पे इंग्लिश दे दिया गया है, आप इंग्लिश में चाहें तो देख सकते हैं। अब बात आता है कि भाई कोल्ड एप्लीकेशन हम देंगे क्यों, इसका क्या बेनिफिट्स है। तो अब एक्चुअल आपको पता चलेगा कि कोल्ड एप्लीकेशन का क्या लाभ होता है। आपके सामने में है, यह रक्तस्राव में कमी लाती है। अगर मान के किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है चोट लगे हुए जगह पर प्रभावित अंग पर, और उसके ब्लड को सर्कुलेशन को कम करना है, कमी रक्तस्राव को कम करना है, तो आप जो है आप एक कोल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी यूँ कहा जाए तो किसी को कट जाए, ठीक है ना, कट जाए और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगे तो आप वहाँ से यह कोल्ड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग कमेगा, ठीक है। यह रक्त प्रवाह धीमा करता है, मतलब आपके बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी हो रही है तो आप ऑटोमेटिक अपने बॉडी को ठंडा कर लीजिएगा, तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपके चोट लगे हुए भाग हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है और वहाँ पे सूजन हो जाता है, ठीक है। तो आपको अगर वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को धीमा करना है तो वह भी यह करता है, ठीक है। वह मांसपेशियों को दर्द को यह कम करता है, मसल्स पेन को कम करता है। यह संक्रमित भाग में जीवाणु वृद्धि में कमी लाता है। अगर आपका पार्ट कहीं संक्रमण वाला है, इन्फेक्टेड है, तो वहाँ पे यह जीवाणुओं को वृद्धि को कमी लाता है, ओके। आगे है, यह कुछ माइनर प्रोसीजर जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद वह छोटी मोटी समस्याओं, सिर दर्द से राहत प्रदान करता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो चाहे तो वह कोल्ड एप्लीकेशन करके अपने मस्तिष्क पर बर्फ़ के कुछ टुकड़े रखकर कपड़े में लपेट कर उससे उसको ठीक हो सकता है। किसी को अगर दांत को अगर निकाला गया है, ठीक है, और दांत में काफ़ी ज़्यादा टूथ में पेन हो रहा है तो वहाँ भी एप्लीकेशन कर सकते हैं कोल्ड एप्लीकेशन का। तो यह छोटी मोटी समस्याओं और दर्द से राहत देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ से इंग्लिश शुरू हो गया। तो इसका क्या बेनिफिट्स है, बेनिफिट उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यह सूजन को हल्का कम कर, अब ऐसा नहीं है कि कोल्ड एप्लीकेशन से आप गंभीर चीज़ों को ठीक कर लीजिएगा। यह सिर्फ आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एट ए टाइम अगर राहत दिलाना है, कोई उपाय नहीं है, तो ये उपाय सब करने लायक है, ठीक है। तो इसलिए ये बताया गया है, पढ़ना जरूरी है, ताकि मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा दवाई से अगर कम देते हैं तो ये ठीक है ना। तो इसलिए ये सब उपाय जरूरी है, पेशेंट के लिए आप कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। अब आता है कंट्रा इंडिकेशन, मतलब किसको निषेध है, मतलब किसके लिए वर्जित है या कोल्ड एप्लीकेशन, किसको कोल्ड एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। तो निम्न स्थितियों में कोल्ड एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता है। किनको किनको कोल्ड एप्लीकेशन नहीं किया जाएगा, देख लीजिए, निषेध किसके लिए है।
किसी को अगर रेनॉल्ड डिजीज है उसमें नहीं किया जाएगा। लिम्ब इस्केमिया, लिम्ब मतलब होता है ना कि जिस शरीर के अंग में ब्लड सर्कुलेशन कम है वहाँ पे आप जो है, इस्केमिया मतलब क्या होता है, रक्त प्रवाह में कमी। तो जिस भी भाग में अगर आपको लोअर लिम्ब यानी निचले एरिया में अगर ब्लड सर्कुलेशन कम है तो आप जो है वहाँ पे नहीं करेंगे। जहाँ भी जिस भी अंग में अगर इस्केमिया हो, ब्लड सर्कुलेशन कम हो, तो वहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोल्ड एप्लीकेशन जो है और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन कम कर देता है। तो इसको इस्केमिया है ही और ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो लिम्ब इस्केमिया में नहीं करेंगे। कोल्ड से एलर्जी, अगर किसी को ठंडक से एलर्जी हो, कोल्ड से, तो उसको भी ये नहीं करेंगे, क्योंकि उसको करते ही एलर्जी होने लगेगा। प्रभावित भाग में संवेदना नहीं होने पर, अगर आपके किसी पार्ट में बॉडी का वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं है, कोई संवेदना मतलब कोई जो है फीलिंग नहीं है उस पार्ट में, उस अंग में, तो फिर वहाँ पे करने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे हानि ही पहुँचाएगा। तो फिर वहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन निषेध होता है। ओके। पैरालिसिस वाला पेशेंट में कोई फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि पैरालिसिस वाला का मतलब ही होता है कि उस बॉडी में, उस अंग में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, यही पैरालिसिस होता है। तो उस कारण से जो है आपको कोल्ड एप्लीकेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ओके। आगे है वैसोकंट्राइंडेक्शन के कारण एचटीएन होने पर, अगर मान गए किसी को जो रक्त की नली है उसमें संकुचन होने से अगर किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, तो उस कंडीशन में आप जो है इसको आप क्या करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन करके एचटीओ को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एचटीएन वैसो कंट्रैक्शन के कारण, रक्त वाहिका में संकुचन के कारण एचटीएन बढ़ता है, हाइपरटेंशन बढ़ता है। और आप ये सोचेंगे कि हम हाइपरटेंशन को कोल्ड एप्लीकेशन करके नीचे कर लेंगे, ब्लड सर्कुलेशन कम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा बीपी का बीमारी, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, ठीक है। वह सिर्फ प्रभावित अंग के लिए होता है, जहाँ सूजन हो, जहाँ दर्द हो, लालिमा हो, वहाँ आप कोल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें कोल्ड एप्लीकेशन के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोल्ड एप्लीकेशन है क्या, ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशन का क्या अवधि होता है, इसका क्या बेनिफिट, या बेनिफिट की जगह पर उद्देश्य भी पूछ सकता है, तो दोनों में से कोई पूछेगा बता दीजिएगा। और यह कौन नहीं कर सकता है, ठीक है, तो कौन नहीं करेगा यानी किसके लिए निषेध है, कंट्राइंडेक्शन अभी बता दिए, तो ये चीज़ें आप लोग लिखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रोग या बीमारी से क्या मतलब है, रोगों का वर्गीकरण करें, ठीक है ना। आप लोग को पता है कि रोग क्या होता है, व्हाट इज इलनेस, क्लासिफिकेशन द इलनेस, मतलब आपसे पूछ देगा बीमारी या रोग के वर्गीकरण करे या इसके बारे में लिखे 5 नंबर में, तो आपको लिखना पड़ेगा कि रोग होता क्या है और रोग का वर्गीकरण कौन कौन सा है। चलिए हम लोग देखते हैं, परिभाषा देख लीजिए। देखिए, एक वेबस्टर डिक्शनरी ने कहा और एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा, समझ गए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो बहुत चर्चित डिक्शनरी है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बीमारी या अस्वस्थता क्या है, मतलब आप जो है जब भी आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो आप अस्वस्थ हो जाते हैं, आपका शरीर का अंग या शरीर जो है काम करने में जो है असमर्थ होने लगता है, समझ गए ना, वो अंग प्रभावित होने लगता है, समझ गए ना, या शरीर प्रभावित होने लगता है, जिससे आपके ज़िंदगी में जो दिनचर्या है वो भी प्रभावित होने लगता है, गड़बड़ी होने लगता है तालमेल में, समझ गए ना। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा कि बीमारी या अस्वस्थता एक ऐसी अवस्था है या एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें शरीर या शरीर के किसी भी अंग को कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है। मैंने पहले ही बताया कि बीमारी या अस्वस्थता, समझ गए ना, इलनेस, रोग या बीमारी या अस्वस्थता एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे शरीर या तो संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा या शरीर का कोई अंग जो है प्रभावित होगा, तो उस कंडीशन में शरीर या शरीर के अंग जो है कार्य करने में बाधा उत्पन्न होने लगता है, समस्या होने लगता है, समझ गए, जो और इसी को जो है हम लोग रोग कहते हैं या बीमारी कहते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, ठीक है ना, देख लीजिए, अस्वस्थता या बीमारी एक ऐसी अवस्था है जिसमें पूरे शरीर के क्षति पहुंचती है तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ होता है। वेबस्टर ने कहा, डिक्शनरी जो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड वाला है, तो ऑक्सफोर्ड वाला का बिल्कुल सही है वो, क्योंकि जो बीमारी होता है वह आपके शरीर, संपूर्ण शरीर भी प्रभावित होता है या शरीर के कोई अंग भी प्रभावित होता है, समझ गए ना। अगर संपूर्ण शरीर नहीं प्रभावित हुआ तो शरीर का कोई अंग प्रभावित हो जाएगा, जैसे किडनी खराब होना, लीवर प्रॉब्लम, पेट प्रॉब्लम, ठीक है ना, कान का प्रॉब्लम, सर का प्रॉब्लम, तो ये सब एक स्पेसिफाइड ऑर्गेन है, समझ गए ना, और उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो उसी से रिलेटेड जो है कार्य करने में भी बाधा उत्पन्न होता है। तो ये तो ऑक्सफोर्ड ने कहा। लेकिन वेबस्टर ने कहा, वेबस्टर जो डिक्शनरी है, इन्होंने कहा कि यह भी एक अस्वस्थता है, अस्वस्थता या बीमारी भी एक प्रकार से अवस्था ही है, सिचुएशन ही है, जिसमें संपूर्ण शरीर को क्षति पहुंचता है, मतलब लॉस होता है, तथा व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ रहता है, समझ गए, बाधित होता है, और वही जो है वेबस्टर ने कहा, समझ गए ना। चलिए समझ गए। चलिए ये रोग के बारे में समझ गए आप लोग, देख लीजिए। अब बीमारी का वर्गीकरण देखिए, बीमारी का जो वर्गीकरण है ओनली 2 पार्ट में किया गया है, ओनली 2 पार्ट में इसका वर्गीकरण। रोग या बीमारी को अवस्थाओं को 2 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए
यहाँ पे देखिए इसको दो भागों में मात्र बांटा गया है। पहला है, एक है एक्यूट इलनेस और एक है क्रोनिक इलनेस। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो ये एक्यूट और क्रोनिक बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सब बीमारी समय एक्यूट क्रोनिक आता है। एक्यूट वो बीमारी होता है जो कम समय के लिए होता है लेकिन अचानक से उत्पन्न होने वाला होता है, समझ गए ना। तो ये जो है एक्यूट होता है। लेकिन जो क्रोनिक किसी में होता है प्रॉब्लम, तो वो बीमारी लंबे समय से चले आ रहा होता है, वर्षों लगता है, 10 साल 20 साल, साल भर, 2 साल 4 साल, तो ये जो है क्रोनिक में आता है, समझ गए। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से अचानक पीड़ित हुआ हो या अचानक से उत्पन्न हुआ हो तो वो एक्यूट होता है, समझ गए ना। और यह तेजी से उत्पन्न होने वाला अस्वस्थता होता है जिसमें व्यक्ति जो है कुछ समय के लिए जो है प्रभावित होता है, समझ गए ना। ये बीमारी कम समय के लिए होती है। इसके लक्षण बड़ी ही तीव्रता के साथ दिखाई देता है, देने लगते हैं और बड़ी तीव्रता के साथ भी खत्म हो जाता है। जो एक्यूट होता है, जो कम समय वाला बीमारी होता है, वह अचानक से व्यक्ति पर हमला होता है और वह जो है बड़ा तेजी से वो लक्षण भी दिखाई दे देता है और बहुत जल्दी ये खत्म भी हो जाता है, एक्यूट वाला, समझ गए ना। उसके बाद जो जीर्ण है, क्रोनिक वाला है, तो ये क्रोनिक वाला जो होता है यह धीरे धीरे शरीर में प्रभावित करता है, शरीर को अस्वस्थ करता है, जिससे व्यक्ति का कार्य प्रभावित होता है और इसका लक्षण भी जो है जल्दी नहीं दिखता है और यह जो है कम से कम 6 महीने से ज़्यादा समय लगता है और यह क्रोनिक समय होता है, क्रोनिक इलनेस होता है। तो बीमारी के वर्गीकरण देख लिए कि 2 प्रकार से बीमारी मनुष्य में रहता है, समझ गए। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि रोग या बीमारी के कारण क्या होता है, बीमारी में व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण होते हैं। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कि रोग होता क्या है, रोग का वर्गीकरण करें, रोग का क्या कारण है, ठीक है ना, और बीमार व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण होते हैं, या यूँ कहा जाए कि रोगियों का कौन कौन से लक्षण होते हैं बताइए। तो 10 नंबर में ऐसे पूछेगा और अलग अलग पूछेगा तो लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग रोग का कारण देखते हैं। देख लीजिए, ये जो हम लोग यहाँ पे जो रोग के कारण देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो 3 कारण, रोग किसी भी रोग के उत्पन्न होने में ये 3 कारण होता ही है, समझ गए ना। ये 3 कारण के बिना जो है आपके रोग उत्पन्न नहीं होता है, समझ गए ना। तो ये जो है 3 कारण, जब 3 कारण में से कोई भी एक कारण अगर अनुपस्थित होगा तो फिर किसी भी व्यक्ति में रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो ये तीनों कारण होने के बाद ही किसी में रोग उत्पन्न होता है। पहला कारण परपोषी यानी होस्ट, आयु, प्रतिरक्षा, आनुवांशिकता, पोषण, ये सब जो है परपोषी होता है, होस्ट होता है। जो व्यक्ति में जो है नहीं होगा तो ये रोग नहीं होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे तीसरा है वातावरण। अब आपके आसपास कैसा वातावरण है, ये वातावरण भी बहुत बड़ा कारण निभाता है किसी के रोग उत्पन्न होने में। जैसे भौतिक वातावरण, जीव विज्ञान वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, ये सब वातावरण होता है जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है, समझ गए। तो पहला क्या देखे, परपोषी देखे, समझ गए। दूसरा वातावरण देखे हैं और तीसरा रोग कारक देखे हैं, समझ गए ना। रोग कारक मतलब रोग उत्पन्न करने वाला कुछ कारण होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है ना, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है ना। उसके बाद है आपका फंगस, प्रोटोजोआ, समझ गए ना। तो ये सब जो है रोग कारक होता है, जो अंदर प्रवेश करके शरीर में रोग को उत्पन्न करता है, समझ गए। तो ये जो है 3 होता है जो जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है, समझ गए ना, समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि बीमार व्यक्ति में पाए जाने वाला कौन कौन से लक्षण होता है, समझ गए। चलिए हम लोग लक्षण देखते हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसमें क्या क्या कितने लक्षण होते हैं। तो आप लोग को पता है कि बीमारी के अनुसार लक्षण प्रकट होता है, तो बहुत सारे लक्षण होता है। हर एक बीमारी में जो है तमाम तरीके के लक्षण दिखाई देता है। एक बीमारी होगा लेकिन उसमें जो लक्षण होगा बहुत सारे लक्षण हो जाता है। तो बहुत सारे लक्षण होता है, देख लीजिए एक रोगी में कौन कौन से लक्षण हो सकता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाना तो बुखार होगा, श्वसन दर कम जाना, समझ गए ना, हृदय दर कम बढ़ जाना, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। उसके बाद रक्तचाप बढ़ जाना, हाइपरटेंशन, जी मत चलना, ठीक है ना। उसके बाद उल्टी होना, ये सब लक्षण होता है तमाम तरीके के। नाक बहना, भूख का कम लगना, चक्कर आना, छींके आना, खांसी आना, गले में खराश होना, सिर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, शरीर का पीला पड़ना, चकत्ते होना, कब्ज रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, निगलने में परेशानी, दस्त होना। तो तमाम तरीके के जो है आपको लक्षण दिखता है किसी भी रोगी में, समझ गए ना। तो इसके अलावा भी बीमारी के ऊपर निर्भर करता है कि उसका लक्षण कैसा होगा, समझ गए। तो ये आपका हो गया 3 कारण हो गया रोग उत्पन्न होने का, समझ गए ना। परपोषी, रोग कारक और वातावरण, तीनों कारक हो गया रोग उत्पन्न होने का। और बाकी लक्षण यहाँ पे हो गया। रोग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक्यूट और क्रोनिक, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए अस्पताल में भर्ती होने का क्या मतलब है, इसके जो है भर्ती होने का उद्देश्य और प्रकार भी लिखें। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भर्ती या छुट्टी के ऊपर, समझ गए ना, कि अस्पताल में किसी मरीज को भर्ती होने का प्रकार और मतलब लिखे 5 नंबर में, समझ गए। तो लिख दीजिएगा। अगर 10 नंबर में पूछेगा तो भर्ती और छुट्टी दोनों को एक साथ कंबाइंड करके पूछेगा, कहेगा कि किसी पेशेंट रोगी को अस्पताल में भर्ती और छुट्टी के क्या मतलब होते हैं, प्रकार लिखते हुए इसके प्रक्रिया को भी लिखे, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, देख लीजिए परिभाषा इसका क्या है। तो देखिए किसी
रोगी को अस्पताल में क्यों भर्ती किया जाता है? कॉमन सेंस लगाइए। तो जब वो व्यक्ति अस्वस्थ होता है, जब उससे जो है अपने से जो है वो किसी भी काम को करने में अस्वस्थ होता है, असमर्थ होता है, उसके जो है जांच कराना हो, देख रेख की ज़रूरत हो, पेशेंट किस मरीजों को जो है डॉक्टर, चिकित्सक और नर्स के देख रेख में उसे देखभाल की ज़रूरत हो, समझ गए ना, या फिर अचानक से हुए कुछ हमले के कारण या दुर्घटनाएं के कारण जो है उसे भर्ती करने की आवश्यकता होती है, समझ गए ना। तो पेशेंट जो है भर्ती होता है। रोगी को उसके रोग के निदान व उपचार के लिए अस्पताल में प्रवेश या दाखिला देने को ही भर्ती कहते हैं, समझ गए ना। जो रोगी होता है उसको उसके रोग के निदान और उपचार के लिए अस्पताल में जो प्रवेश और जो दाखिला दिया जाता है उसी को जो हम लोग एडमिशन यानी भर्ती कहते हैं, समझ गए। इसके अंतर्गत रोगी का जांच करना, बीमारी का निदान व इलाज करना, सेवा का देखभाल करना आदि चीज़ें शामिल होता है और यही जो है भर्ती होता है। भर्ती इसीलिए ना होता है पेशेंट, समझ गए। तो ये आपका भर्ती हो गया, समझ गए ना। चलिए अब इसका उद्देश्य क्या होता है भाई, भर्ती क्यों किया जाता है पेशेंट को अस्पताल में, तो इस चीज़ को आप नहीं लिखेंगे। उद्देश्य का मतलब क्या कि आपसे पूछ रहा है कि ये क्यों भर्ती किया जाता है, किसी भी पेशेंट का भर्ती करने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे उद्देश्य पूछ रहा है। तो आपसे जितना लिखने का पार लगेगा 5 से 10 लाइन 15 लाइन जितना लिखा सकता है लिख सकते हैं। जैसे पेशेंट को जाँच करना, निदान करना, ठीक है, पेशेंट को उचित देखभाल प्रदान करना, उचित वातावरण तैयार करना, ठीक है ना, पेशेंट के जो है संपूर्ण चिकित्सीय देखभाल प्रदान करने में, नर्स मरीज के बीच संबंध स्थापित करने में, आरामदायक वातावरण प्रदान करने में, रिपोर्ट का निरीक्षण लगातार करने के लिए, ठीक है ना, मरीजों को संक्रामक यानी आइसोलेशन के लिए, समझ गए ना, समझ गए, उचित देखभाल परिवर्तन उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, समझ गए, तमाम चीज़ें, सर्जरी के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए भर्ती किया जाता है। तो सारा चीज़ को जो है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे भर्ती का प्रकार देख रहे हैं कि भर्ती का कौन कौन सा प्रकार होता है। पहला भर्ती जो होता है वह समान भर्ती होता है। समान भर्ती का मतलब होता है कि समान भर्ती का मतलब होता है कि जैसे कोई पेशेंट है वो ओपीडी में दिखाने आया, ठीक है ना, तो वो ओपीडी में दिखाने आता है, मतलब वह जो है समान देखभाल अपना कराने आता है। वो सोचता है कि हम दिखा लेंगे और फिर अपने घर चल जाएंगे। लेकिन होता यह है कि जब वो डॉक्टर उसके चेक उक करवाते हैं, जब उसके रिपोर्ट वगैरह देखते हैं तो डॉक्टर को लगता है कि नहीं ये बीमारी इसके जो है खतरनाक है और ये जो है इसको और ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि तुम जो है आईपीडी में भर्ती हो जाओ, वार्ड में भर्ती हो जाओ जो है, और डॉक्टर के देख रेख में, नर्स के देख रेख में कुछ दिन भर्ती रहना है और फिर जो नॉर्मल हो जाओगे, समान हो जाओगे, तो फिर जो है छुट्टी किया जाएगा। तो ये इस प्रकार के रोगी को समान भर्ती होता है, जिसको जो है इमरजेंसी से हट के होता है, लेकिन उसको जो है चिकित्सीय देखभाल के, नर्स के देखभाल के निगरानी में उसे जो है सारा चीज़ें होना रहता है। तो इसलिए जो है उसे समान भर्ती किया जाता है अस्पताल में, समझ गए। या किसी को प्री प्लानेड सर्जरी करना हो, पहले से योजना बनाया हो सर्जरी के लिए, तो उसके लिए भर्ती किया जाता है, समझ गए ना। तो ये सब जो है समान भर्ती रूटीन एडमिशन होता है, समझ गए। चलिए जैसे किसी को डायबिटीज़ के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगा है, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, तो इस कंडीशन में जो उसको इलाज होता है वो जो है समान भर्ती से किया जाता है, समझ गए। दूसरा होता है इमरजेंसी एडमिशन होता है। जैसे किसी को अचानक से क्षति पहुँचे, दुर्घटना, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक या प्रसव या पॉइजनिंग खा लिया हो, मतलब पॉइजन खा लिया हो, तो इस सब कंडीशन में जो है अचानक से उसको जो है देख रेख की ज़रूरत होती है और वो भी तत्काल ज़रूरत होती है देख रेख के, आपातकालीन में। इसलिए इसे इमरजेंसी में एडमिशन वैसे पेशेंट को किया जाता है। तो दूसरा हो गया आपातकालीन भर्ती, समझ गए। चलिए तीसरा है स्थानांतरण भर्ती। स्थानांतरण भर्ती का मतलब होता है कि जैसे कोई पेशेंट पहले मेडिसिन वार्ड में भर्ती था, तो उसको जो है अब सर्जरी का ज़रूरत है, उसे सर्जरी होना है, तो उसे मेडिसिन वार्ड से जो है क्या करेगा कि ये सर्जरी वार्ड में, सर्जरी के यूनिट में रेफ़र कर देगा। तो ये इसी प्रकार से स्थानांतरण होता है। या फिर कोई नॉर्मल हॉस्पिटल में दिखा रहा है, भर्ती है, तो उससे जो है स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो उससे जो है स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जो ट्रांसफ़र किया जाएगा और वहाँ जाने के बाद जो वहाँ एडमिशन होगा, तो वो जो एडमिशन होता है वह स्थानांतरित भर्ती होता है, यानी ट्रांसफ़र वाला एडमिशन होता है, समझ गए। तो ये जो है आपका 3 तरीका से भर्ती किया जाता है, समझ गए। चलिए अब इस भर्ती में एज ए नर्स को क्या क्या चीज़ें कर सकता है, तो ये जो है लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। मैं ये नहीं लिखा हूँ क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि भर्ती के प्रक्रिया में नर्स का क्या क्या भूमिका होता है, बताइए। तो एक नर्स जो है किसी भी पेशेंट को भर्ती करने में क्या क्या कर सकती है, समझ गए ना। उसके एडमिशन से लेकर और उसको जो है जब ट्रीटमेंट चालू हो जाए उस समय तक जो है उसको भर्ती में क्या क्या नर्स योगदान देगी, क्या क्या हेल्प करेगी मरीज को, तो सारा चीज़ें लिख देंगे पॉइंट बाई पॉइंट में, समझ गए। चलिए
अब हम लोग यहाँ पे छुट्टी देखते हैं, छुट्टी की प्रक्रिया क्या है और छुट्टी का उद्देश्य या प्रकार क्या होता है। सेम जो है भर्ती का उल्टा होता है, उद्देश्य भी लिखेंगे भर्ती में तो क्यों किया जाता है, और उसके उल्टा जो है हम लोग छुट्टी में लिख देंगे। छुट्टी का उद्देश्य क्या होता है कि अब पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है, अब उसे जो है घर जाना है, समझ गए, तो उस कंडीशन में उससे जो है क्या क्या चीज़ें होगा उस चीज़ को जो है उद्देश्य में लिख देंगे। बाकी पहले देख लीजिए कि ये छुट्टी का प्रक्रिया क्या होता है, समझ गए। मरीज के अस्पताल में उसकी असामान्य स्थिति में भर्ती करने के बाद उसका सही निदान व उपचार करने के बाद यदि उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए तथा मरीज की स्थिति में अपेक्षित सुधार हो जाए तो उसके बाद मरीज की अस्पताल से छुट्टी कर दी जाती है, समझ गए। देखिए अगर कोई मरीज भर्ती होता है तो उस समय तो असामान्य स्थिति में रहता है, अब नॉर्मल कंडीशन में रहता है, लेकिन जब उसको ट्रीटमेंट चलने लगता है भर्ती के बाद उसका जो है निदान, उसका उपचार जो है होने लगता है और फिर जो है एक अच्छे स्वास्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल पेशेंट स्वस्थ हो जाता है, तो उसके बाद जो है उससे क्या किया जाता है, छुट्टी किया जाता है, समझ गए, डिस्चार्ज किया जाता है। ओके परंतु मरीज की छुट्टी करने से पूर्व यह अच्छी तरीका से जांच ले कि मरीज पूरी तरीका से स्वस्थ और छुट्टी करने की स्थिति में है या नहीं। लेकिन जब छुट्टी करते हैं तो उससे पहले कुछ प्रोसेस होता है, डॉक्टर आते हैं, उसके पेशेंट के पूरे डिटेल को देखते हैं और डॉक्टर को लगता है कि हाँ पेशेंट अब बिल्कुल जो है जाने वाला है, बिल्कुल अब ठीक हो चुका है, तो या फिर इस कंडीशन में भी छुट्टी किया जाता है कि पेशेंट को अब कहीं और जो है भेजना है, यहाँ ठीक नहीं हो रहा है तो कहीं और भेजना है, तो उस कंडीशन में भी जो है जाँच पड़ताल करके और फिर जो है पेशेंट को देख लिया जाता है कि पेशेंट ठीक है या नहीं ठीक है, तो उस कंडीशन में ही जो है इसे रेफर किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। मरीज को छुट्टी देने से पूर्व मानसिक और शारीरिक रूप से मरीज को तैयार किया जाना चाहिए, समझ गए। जहाँ भी छुट्टी दिया जाता है वहाँ पेशेंट को पहले अच्छी तरीक़ा से मेंटली और फिजिकली जो है स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही रोगी की छुट्टी प्रक्रिया कहते हैं, समझ गए। चलिए ये हो गया, ओके। अब छुट्टी प्रक्रिया या डिस्चार्ज का क्या क्या प्रकार है देख लीजिए। तो इसमें नॉर्मली आपको जो है 4-5 प्रकार याद रखना पड़ेगा। पहला है रिलीविंग है, पहला याद रखिएगा, छुट्टी के प्रक्रिया में रिलीविंग प्रक्रिया है। यह समान प्रकार का डिस्चार्ज कहलाता है। इसमें मरीज पूर्ण रूप से अपना इलाज करवाकर ठीक होकर तथा अस्पताल का पूरा बिल देकर यह डिस्चार्ज डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए पहला है रीलिविंग। रीलिविंग का मतलब है कि व्यक्ति पुनः रहने के लिए तैयार है, पुनः जो है वह जो है रहने के लिए तैयार है, अपना खुद स्वास्थ्य उसका बेटर हो चुका है और यह एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, समान होता है, जिसमें डॉक्टर अपने जो है पूरा संतुष्टि के साथ मरीज को, व्यक्ति को जो है क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, समझ गए। इसमें मरीज बिल्कुल ठीक हो गया रहता है, तो ये रिलीविंग डिस्चार्ज होता है, समझ गए। चलिए दूसरा होता है लामा होता है। लामा मतलब होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसमें जो होता है लामा वाला में नाम से ही स्पष्ट है, लीव मतलब छोड़ना, अगेंस्ट मतलब खिलाफ और मेडिकल एडवाइस मतलब चिकित्सक के बिना किसी एडवाइस के अस्पताल छोड़ना, तो यह भी एक प्रकार के डिस्चार्ज ही होता है, समझ गए ना। लामा वाला चिकित्सक के सलाह के विपरीत काम करना। अब देखते होइएगा कुछ ऐसे पेशेंट और उसके घर वाले होते हैं जो अस्पताल में रहते रहते 2-4 दिन रहने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान होने लगता है, इरिटेट होने लगता है, बार बार जो है खुद से इधर उधर भागने लगेगा। तो इस कंडीशन में जो मरीज होता है या उसके जो परिजन होते हैं वह खुद से जो है बिना किसी नर्स को, बिना किसी डॉक्टर को बताए खुद से जो है अस्पताल छोड़कर चले जाते हैं, समझ गए। और जो है तो ये जो है आपका वह जाना चाहता है, समझ गए, बिना किसी अति का। तो इस कंडीशन में जब पेशेंट ऐसा करे, वह जाने लगे बिना किसी डॉक्टर के सलाह के, तो फिर जो है वहाँ पे क्या करना चाहिए कि एक लेटर पर हस्ताक्षर करवाना चाहिए उसके परिजन से और उस पेशेंट से, और परेशानी लिख देना चाहिए कि हाँ ये पेशेंट है, फिर भी जो है पेशेंट जा रहा है हॉस्पिटल छोड़ के बिना किसी सलाह के, समझ गए ना। और इस कंडीशन में चूँकि इसके बाद जो है मरीज खुद जिम्मेदारी होगा अगर कुछ होगा तो ये होता है लामा, यानी चिकित्सक के विरुद्ध में जो है चिकित्सकों के सलाह के विरुद्ध जाना, समझ गए। चलिए दूसरा है निवेदन पर छुट्टी। अब निवेदन पर छुट्टी का मतलब है कि कभी कभी जो है डिस्चार्ज में अगर लेट होता है तो जो मरीज होता है या जो उसके परिजन होते हैं वह डॉक्टरों के जो है चिकित्सक से क्या करते हैं, निवेदन करते हैं, निवेदन रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे जो है अब यहाँ से छुट्टी किया जाए, समझ गए। तो इस दौरान जो डॉक्टर होते हैं वह मरीज का अवलोकन करते हैं, चेक करते हैं, और मरीज ठीक पाया जाता है तो जो पेशेंट का जो निवेदन है उसे एक्सेप्ट करके और उससे जो है छुट्टी किया जाता है। तो ये होता है निवेदन पर छुट्टी यानी डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट है चौथा है, और यहाँ पे देखिए चौथा आपका है वो है रेफरल और ट्रांसफ़र। यहाँ पे जो छुट्टी किया जाता है वह एक होता है रेफरल और ट्रांसफ़र। जैसे किसी पेशेंट को मान गए टीबी का प्रॉब्लम है, तो एक नॉर्मल हॉस्पिटल में अगर टीबी का पेशेंट है और उसको इलाज नहीं हो रहा है और पेशेंट गंभीर होते जा रहा है, तो इस कंडीशन में उसे जो है किसी स्पेशलिस्ट टीबी हॉस्पिटल में जो है उससे क्या किया जाता है, रेफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, और उस दौरान जो उसे डिस्चार्ज किया जाता है तो वह रेफरल और ट्रांसफ़र वाला डिस्चार्ज होता है, समझ गए। चलिए
ये हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, पांचवा है एप्स कोडिंग। एप्स कोडिंग का मतलब है कि इसमें मरीज डॉक्टर, नर्स, अधिकारी को बिना बताए चुपके से अस्पताल से चला जाता है और अस्पताल का बिल भी नहीं देता है, जो कि एक चोरी के समान है। इसे एप्स कोडिंग कहते हैं, समझ गए ना। एप्स कोडिंग का मतलब होता है कि जो मरीज भर्ती है वह बिना बताए नर्स या डॉक्टर को या किसी अधिकारी को बिना बताए चुपके से अपना बेड छोड़कर चला जाता है, समझ गए। तो ये एप्स कोडिंग होता है और यह भी एक प्रकार का डिस्चार्ज ही होता है, छुट्टी का ही प्रकार है, समझ गए ना। भले वो एक गलत करता हो लेकिन यह एक प्रकार से छुट्टी ही है, समझ गए। छठा देखिएगा, मृत्यु है। मृत्यु का मतलब होता है कि रोगी गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती होता है परंतु इससे उपचार व देखभाल के बाद भी ठीक नहीं हो पाता है और उसकी स्थिति के कारण मृत्यु हो जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि उसका डिस्चार्ज किया जाता है, समझ गए। और यह भी मृत्यु भी एक प्रकार के क्या है, छुट्टी ही है, समझ गए ना। जिसमें मरीज गंभीर स्थिति में भर्ती होता है, उसका इलाज भी चला लेकिन वह ठीक नहीं हुआ और वह व्यक्ति का डेथ हो जाता है, तो वह ऑटोमेटिक से जो है उसे डिस्चार्ज करना ही पड़ता है, समझ गए ना। तो ये जो है छठा जो है हो जाता है आपका मृत्यु, समझ गए। तो आप लोग समझ गए, रिलीविंग था, निवेदन पर था, समझ गए ना, लामा था, उसके बाद था एप्स कोडिंग था और मृत्यु है, समझ गए। ये सब जो है आपका छुट्टी का प्रकार है, समझ गए। और इसी प्रकार से छुट्टी के प्रक्रिया में एज ए नर्स क्या क्या चीज़ें हो सकता है, कैसे डॉक्यूमेंट बनता है, कैसे चेक होता है, मरीज और परिजनों को क्या क्या चीज़ें बताकर भेजेंगे, तो ये सारा चीज़ें जो है नर्स को छुट्टी के लिए लिखते हैं भूमिका, समझ गए, जो कि इसके बाद लिखेंगे, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर मतलब मानक सुरक्षा सावधानियाँ क्या होता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि मानक सुरक्षा सावधानियाँ यानी स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स क्या होता है, इसके बारे में बताइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मानक सुरक्षा सावधानियाँ स्टैंडर्ड सेफ्टी क्या होता है, इसको जो है चलिए हम लोग देख लेते हैं। अस्पताल में सभी प्रकार के मरीज उपस्थित रहते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ साधारण मरीज से ग्रसित तो कुछ संक्रामक बीमारी से ग्रसित, ठीक है। अस्पताल में संक्रामक बीमारी से ग्रसित मरीज द्वारा फैलने वाला जो संक्रामक जिसे नोजोकोमियल संक्रमण कहते हैं कि रोकथाम एवं बचाव हेतु स्वास्थ्य कर्मियों व नर्सों द्वारा जो सावधानियां उपयोग में लाई जाती है उन्हें मानव सुरक्षा सावधानियां कहते हैं। देखिए मानक सुरक्षा सावधानियाँ क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अस्पताल में विभिन्न प्रकार के रोगी होता है। कुछ ऐसे रोगी होता है जो सामान्य रोगी होते हैं, मतलब उसको जैसे पैर टूटा हो, समझ गए, ये पैर टूटा हो या फिर जो है उसको जला हुआ हो, तो या फिर जो है उसको बुखार हो या पेट में दिक्कत हो, तो उसको जो है कुछ सामान्य रोगी होते हैं। वहीं पे बात किया जाए, कुछ ऐसे रोगी होते हैं जो संक्रामक होते हैं, जो इन्फेक्टेड होते हैं, किसी न किसी वायरस से, बैक्टीरिया से संक्रमित होते हैं, समझ गए। जैसे कोविड हो गया, जैसे आपका टाइफाइड हो गया, जैसे मतलब फैलने वाला बीमारी, संक्रामक रोग, जो जैसे टीबी हो गया, तो ये सब फैलने वाला होता है। तो ऐसे भी रोग होते हैं, ऐसे भी रोगी होते हैं अस्पताल में जो नॉर्मल होते हैं और जो संक्रामक होते हैं। जो संक्रामक होते हैं वह अस्पताल में जो संक्रमण से बीमारी से ग्रसित जो मरीज होते हैं और उसके द्वारा अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति में जो है इन्फेक्शन फैलता है, किसी नॉर्मल पेशेंट में संक्रामक व्यक्ति से जो है फैलता है, तो उसे हम लोग नोजोकोमियल संक्रमण कहते हैं, मतलब अस्पताल जनित संक्रमण कहते हैं। जो अस्पताल में होने वाला संक्रमण होता है, जो एक इन्फेक्टेड रोगी से किसी एक नॉर्मल रोगी में प्रवेश करता है इन्फेक्शन, तो उसे जो है हम लोग नोजोकोमियल संक्रमण, अस्पताल जनित संक्रमण कहते हैं, समझ गए। अब ये जो संक्रमण होता है, इससे जो है बचाव और इसके रोकथाम हेतु स्वास्थ्य कर्मी और नर्स द्वारा जो सावधानियां उपयोग में लाई जाती है, इन्हें ही मानक सुरक्षात्मक सावधानियां कहते हैं। मतलब ये जो संक्रमण अस्पताल में होता है, उस संक्रमण के रोकथाम और उससे जो है बचाव हेतु जो स्वास्थ्य कर्मी और जो नर्स द्वारा जो सावधानियां उपयोग में लाई जाती है, उसे ही जो है हम लोग मानक सुरक्षा सावधानियां कहते हैं, जिससे किसी नॉर्मल बीमारी वाले पेशेंट को जो है उससे संक्रमण ना फैले, इसके लिए यह सुरक्षात्मक सावधानियां अपनाई जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देख सकते हैं यहाँ पे, अस्पताल में मरीज की देखभाल के दौरान नर्स को निम्न मानक सुरक्षात्मक सावधानियां पर ध्यान देना चाहिए। अस्पताल में मरीज का जब नर्स देखभाल कर रही होती है, तो नर्स को जो है निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन वाले मरीज का वह इन्फेक्शन किसी नॉर्मल मरीज में ना फैले। इसके जो है निम्न बात को ध्यान देना चाहिए और यही बातों को जो है मानक सुरक्षा सावधानियाँ कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको पॉइंट में देखते हैं कि किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, मरीज को छूने से पूर्व एवं पश्चात नर्स को अच्छी तरीक़ा से जो है हाथ धोना चाहिए। अब मानक सुरक्षा सावधानियां में कैसे जो है हम किसी को संक्रमण से बचाएंगे, रोकथाम करेंगे। सबसे पहला नर्स को ध्यान देना चाहिए कि वह जो है मरीज को छूने से पहले और बाद में जो है हाथ को अच्छी तरीक़ा से धोएं, ठीक है।
दूसरा देखिएगा कि मरीज की देखभाल के दौरान नर्स को आवश्यकता अनुसार कैप, मास्क, दस्ताने, गाउन आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब जो नर्स है उसको मरीजों को देखभाल करने के लिए एक कैप, मास्क, दस्ताने, गाउन आदि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जिससे ये नर्स चूँकि सभी प्रकार के मरीज से मिलती है, संक्रमण वाले से भी और नॉर्मल से भी, तो ऐसे में नर्स को चाहिए कि अगर संक्रमण वाले मरीज के देखभाल कर रही है तो उसको जो है कैप, मास्क, दस्ताने, गाउन पहने और फिर जो है नॉर्मल पेशेंट के पास तब जाएंगे, ठीक है। मरीज के देखभाल के दौरान सख्त बीज संक्रमित तकनीक स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल संक्रमण दूर होगा तो ऐसे तकनीक का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे श्वसन मार्ग द्वारा फैलने वाली बीमारी से ग्रसित मरीज को खांसने छींकने के समय मुंह एवं नाक पर रुमाल रखने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नर्स को ये शिक्षा देना चाहिए वैसे मरीजों को जो श्वसन मार्ग वाले बीमारी से ग्रसित है, जैसे अस्थमा, टीबी, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है श्वसन मार्ग वाला जो है बीमारी होता है, जिससे जो है पेशेंट को क्या बोलेंगे कि रुमाल रखिए मुँह पर, दस्ता या फिर मास्क रखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नर्स को स्वयं भी खांसते छींकते वक्त रुमाल का प्रयोग करना चाहिए या मास्क का प्रयोग करना चाहिए नर्स को स्वयं, ठीक है। क्योंकि नर्स से ऐसा थोड़ी ना है कि नर्स से मरीज को नहीं हो सकता है, नर्स से भी मरीज को हो सकता है। अगर इन्फेक्टेड नर्स है तो उससे मरीज को भी हो सकता है, एक नॉर्मल मरीज को भी हो सकता है। तो नर्स खुद भी सावधानियाँ बरतेगी और मरीज को भी जो है सावधानियाँ बरतने के लिए कार्य करेगी, ठीक है। अस्पताल से निकलने वाले कचरे का सुरक्षित परित्याग करेंगे। नर्स को ये चाहिए कि जो अस्पताल से बहुत सारे जो कचरे होते हैं, जैसे डब्बा, खाना पाना वाला, खान पीन वाला, या फिर बहुत सारे ऐसे कचरे, मल मूत्र का त्याग, ये सबको जो है अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए सुरक्षित तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा मरीज की देखभाल द्वारा नीले कचरे का जैसे आईवी सेट, सिरिंज, नीडल, कैथेटर आदि को कलर कोडिंग के अनुसार बैग में डालना चाहिए। अब मरीज को जो है कचरे के डिब्बे का कलर कोडिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है, कलर कोडिंग याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर कलर कोडिंग याद नहीं होगा तो वो कचरे जो है नुकीला कचरा को भी जो है गीला कचरा में डाल देगी, सूखा कचरा को जो है गीला में डाल देगी। तो इसके लिए कलर कोडिंग किए हुए कचरे के डिब्बे को याद करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा मरीज की देखभाल के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण उपयुक्त रूप से बीज संक्रमित होने चाहिए। मतलब मरीज के देखभाल में जो भी उपयोग होने वाला उपकरण है वह बिल्कुल साफ़ सुथरा और संक्रमण से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि मरीज के शरीर से निकलते हुए जैविक द्रव, रक्त, उत्सर्जी पदार्थ को सुरक्षित रूप से हैंडल करना चाहिए। अब मरीज से जो भी सिक्रेशन हो रहा है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे कोई उत्सर्जी पदार्थ हो जैसे बलगम, थूक वगैरह, मल मूत्र, इस सब को जो है सुरक्षित तरीके से हैंडल करे ताकि उसके संपर्क में कोई अन्य मरीज ना आए, ठीक है। डिस्पोजेबल सामान को एक बार उपयोग में लाने के बाद उचित निस्तारण कर देना चाहिए। अब कुछ ऐसे सामान हैं जिसको डिस्पोजेबल है, मतलब एक बार उपयोग करने के बाद उसको पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सामानों को उचित तरीके से जो है डिस्पोज करना चाहिए। ये सब नर्स को जो है ध्यान रखना होता है मानक सुरक्षा सावधानी में। नेक्स्ट देखिएगा कि संक्रमित बीमारियों से ग्रसित मरीजों का आवश्यकता अनुसार आइसोलेशन कर देना चाहिए, और कोई संक्रमण वाला मरीज है तो उसे आवश्यकता अनुसार आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा मरीज के द्वारा होने वाले गंदी चादरों को साफ कर उनका रोगाणुनाशन करना चाहिए, उसके बाद किसी अन्य मरीज को उपयोग में लाने देना चाहिए। अब जो मरीज पहले किसी चादर पर था तो गंदा हो चुका है तो उसे साफ़ करवाना चाहिए और उससे जो है स्टरलाइज करना चाहिए, और तो जो है दूसरे मरीज को इसे उपयोग के लिए देना चाहिए। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे नर्स को मरीज की देखभाल करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह मरीज के रक्त, दैहिक स्राव या उत्सर्जी पदार्थों से सीधे संपर्क में ना आए। अब जो नर्स होगी देखभाल करते समय उसको ध्यान रखना चाहिए कि वह जो भी देखभाल कर रही है वह बिल्कुल क्या है, उसके शरीर से यानी मरीज के शरीर से कोई ऐसे पदार्थ आ रहा है जो सीक्रेट होके, जैसे मल मूत्र, बलगम, थूक, रक्त, ये सब सीक्रेट होने के बाद इसके डायरेक्ट संपर्क में नर्स को नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे मरीज द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सामान जैसे यूरिनल, जिसमें मरीज का यूरिन रहता हो, बेड पेन, ठीक है, स्पुटम कप जिसमें मरीज का थूक कफ रहता हो, आदि का अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग होना चाहिए। मतलब सबके लिए अलग अलग ये सभी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। आखिरी देखिएगा मरीज की यूनिट में मरीज से मिलने वाले संख्या सीमित होना चाहिए, और यही जो है आपके मानक सुरक्षा सावधानियां में 15 पॉइंटें बता दिए। अब आप लोग को इस ध्यान में रखना है कि किसी भी मरीज को एक दूसरे में संक्रमण ना फैले, इसके लिए कौन कौन से जो है सावधानियां बरतेंगे, कौन कौन से सुरक्षा जो है देखेंगे, और उसी को तो है आपको लिख देना है पॉइंट में, वही मानक सुरक्षा सावधानी हो जाता है। समझ गए। चलिए।
अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नमूने एकत्रित करने के सिद्धांत या सामान्य निर्देश बताइए। आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेसिमेन कलेक्शन, मतलब नमूना एकत्रित करने के क्या सिद्धांत या सामान्य निर्देश होता है बताइए। ठीक है, चलिए। या फिर आपसे पूछेगा कि स्पेसिमेन मतलब नमूना एकत्रित करने में नर्स की क्या क्या भूमिका या क्या क्या जिम्मेदारी होती है बताइए। तो चलिए हम लोग नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग के सामने है कि नमूने एकत्रित करने के सिद्धांत या सामान्य निर्देश निम्न प्रकार से है। चलिए हम लोग देखते हैं कि नर्स का या फिर कौन कौन से सिद्धांत है या कौन कौन से जिम्मेदारियां हैं नर्स के लिए, जिसको ध्यान में रखते हुए वह जो है किसी भी नमूना को एकत्रित करेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है, नमूना एकत्रित करते समय हमेशा विष संक्रमित तकनीक का उपयोग करना चाहिए। मतलब नमूना जब कलेक्शन करेंगे तो वह नमूना कलेक्शन करते समय बिल्कुल स्टरलाइज मतलब विष संक्रमित डिसइंफेक्शन तकनीक का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल वह विष संक्रमण यानी संक्रमण से मुक्त तकनीकों का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, नमूना एकत्रित करने के लिए वातावरण एवं कमरे का तापक्रम समान होना चाहिए। अब ऐसे कमरे में नमूना एकत्रित करें जहाँ पे तापमान समान हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे आप लोग कि नमूना एकत्रित करने से पहले मरीज को किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक दवा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक दवा देंगे तो दवा अपना प्रभाव दिखाएगा और जो बैक्टीरिया अगर अंदर होगा कोई इन्फेक्शन तो उसको कम कर देगा। ऐसे में नमूना लेने के बाद पहचान में जांच में नहीं आ पाएगा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि नमूना हमेशा सुबह के समय एकत्रित करना चाहिए। ठीक है, नमूना पात्र स्पेसिमेन कंटेनर पर लेबल लगा देना चाहिए जिससे मरीजों का पहचान किया जा सकेगा आराम से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, नमूना एकत्रित करने के बाद लेवल पर मरीज का नाम, उम्र, लिंग, समय आदि लिखना चाहिए। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि जो कंटेनर होता है ना ब्लड का, देखते होइएगा ब्लड का जो है ऐसे एक डिब्बा सा होता है, समझ गए, और उसमें जो है ढक्कन लगा होता है और इस पर एक कागज़ का लेबल लगा होता है और इस लेवल पर जो है उसका नाम और क्या चीज़ का टेस्ट है लिखा होता है। वरना 100 के संख्या में मरीज आते हैं, 1000 के भी संख्या में आते हैं और उसका कलेक्शन होता है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्लड किसका है? रंग से तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि सबका ब्लड तो लाल ही होता है। तो उस पर उसका जो है नाम, उम्र, लिंग ये सब लिखा जाता है और क्या चीज़ का टेस्ट है उसके लेवल पर। ठीक है, नमूना साफ एवं सूखे पात्र, क्लीन एवं ड्राई कंटेनर में लेना चाहिए। समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नमूना विष संक्रमित पात्र में लेना चाहिए। मतलब वैसा पात्र होना चाहिए, वैसा कंटेनर होना चाहिए जिसमें कोई संक्रमण ना हो, वैसे में नमूना कलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, नमूना एकत्रित करने से पहले एवं बाद में हाथ धोने चाहिए। नमूना जब एकत्रित करते हो तो ग्लव्स का भी प्रयोग करेंगे, समझ गए ना, और हाथ पहले और बाद दोनों में धोएंगे। ठीक है, नमूना एकत्रित करने के बाद तुरंत प्रयोगशाला में भेज दें। अब नमूना एकत्रित कर लिए हैं तो तुरंत जो है उसे प्रयोगशाला में लैब में भेज दे, ताकि वो जो है ब्लड हो या कोई बलगम हो या फिर कुछ भी का नमूना लिया हो वह जो है निष्क्रिय ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, नमूने के साथ जो है नमूना फॉर्म तथा ऑर्डर फॉर्म भेजना चाहिए। मतलब जो नमूना हो उसके साथ साथ में उसके फॉर्म और ऑर्डर फॉर्म भी भेजना चाहिए। ठीक है, नमूना पात्र के उपयोग में लेने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए कि नमूना बिल्कुल जो है सही तो है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, नमूना पात्र में किसी भी प्रकार का द्रव और एंटीसेप्टिक नहीं होना चाहिए। जिसमें हम लोग ब्लड निकालेंगे या कुछ भी निकाल कर रखेंगे, जो कंटेनर होगा उसमें जो है जो भाइल होता है ना, उसमें जो है कुछ भी हम ब्लड वगैरह अगर निकाल के रखते हैं नमूना के लिए तो देख लेंगे कि पहले उसमें कोई द्रव या कोई चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि अगर उसमें ब्लड रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नमूना लेने से पहले एवं बाद में पात्र के अंदर स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब जब नमूना लेकर उसमें कलेक्शन कर लिए हैं तो उसको जो है अंदर और जो है बाहर जो है उसको जो है स्पर्श नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नमूना किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा ही पहुंचाना चाहिए। नमूना लैब में जो है हम किसी न किसी ट्रस्टेड व्यक्ति से ही पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को देंगे तो वह ले चला जाएगा कहीं पे रख देगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, मरीज को नमूने लेने की मात्रा बता देना चाहिए। अब 1 ml 2 ml जितना भी ब्लड की आवश्यकता हो जो है मरीज को बताना चाहिए कि आपको 2 ml या 3 ml ब्लड निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि नमूना लेने हेतु शरीर के उस भाग की सफाई करनी चाहिए जहां से नमूना आप कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब नमूना आप जहां से भी ले रहे हो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको बताना चाहिए पेशेंट को कि हम जो है यहाँ से नमूना लेंगे और उसको अच्छी तरीक़ा से साफ़ करना चाहिए वहाँ पर। ठीक है,
यदि जांच तुरंत संभव न हो तो उसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए। अगर जांच में समय लग रहा है तो जो नमूना लिए हैं उसको रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, सभी लैब में होता है, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो आवश्यक तापमान बनाए रखेगा, तो वो जो नमूना लिया गया है, सैंपल जो लिया गया है, उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। नमूना पात्र का आकार नमूने के अनुसार होना चाहिए। अब जो नमूना पात्र है, जो कंटेनर है जिसमें हम लोग नमूना निकालेंगे, चाहे वो ब्लड का हो, चाहे वो कुछ भी का हो, यूरिन वगैरह हो, कुछ भी का नमूना निकल सकता है जांच के लिए, तो वह जो है नमूना पात्र के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। मरीज के रिकॉर्ड में नमूना एकत्रीकरण एवं प्रयोगशाला में भेजने की सूचना नोट कर देनी चाहिए। और मरीज का जो रिकॉर्ड होता है, जो पेपर होता है, चाहे आप ओपीडी में हैं, चाहे आप इमरजेंसी में हैं, जब आपका टेस्ट होता है तो ऊपर में आपके जो है इन्फॉर्मेशन लिख दिया जाता है कि आपके इतना नंबर का जो है नमूना है और आप आएंगे लेकर तो मिल जाएगा। तो यही जो है सूचना उस पर लिख देना चाहिए। समझ गए। तो यह कुल 20 पॉइंट है। आप चाहें तो और सारे लिख सकते हैं। बहुत लोग हॉस्पिटल में काम भी कर रहे होंगे तो उनको पता भी है कि नमूना एकत्रित करने में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है कि आप नमूना एकत्रित करते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। हम तो इसमें इंजेक्शन की चीज़ों को नहीं लिखे हैं, आपको इसमें इंजेक्शन का भी चीज़ों को लिखना पड़ेगा। टूर्निकेट का भी इस्तेमाल किया जाता है नमूना लेने में। ठीक है ना। भले और चीज़ें के नमूना लेने में टूर्निकेट का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे ब्लड अगर लेना होता है तो वहाँ पे टूर्निकेट का तो इस्तेमाल करते हैं ना। यही चीज़ें हैं, तो आपको ये सारा चीज़ें लिखना पड़ता है। समझ गए।